Hello बच्चों, my name is Jitendra Pandey and I am going to solve the JEE Main Physics paper of 27 June shift 1 morning shift questions for you. So let's start the questions. तो बच्चों हमसे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखिए हम क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड, ठीक है, एट एन एंगल अल्फा। मतलब अब यहां मुझे पहली लाइन पढ़ने से ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। तो फिलहाल जो बात हमसे क्वेश्चन कहना चाह रहा है उसको मैं यहां पर पोर्ट्रे कर देता हूं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, ठीक है। तो ये एट एन एंगल अल्फा गया, क्या हो रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ठीक है, एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, और वेलोसिटी कुछ यू दे रखी है मुझे, मैंने अभी वैल्यू नहीं लिखी, ठीक है। दूसरी बात पढ़ते हैं, आफ्टर 10 सेकंड, 10 सेकंड बाद इट्स इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल इज बीटा, ठीक है। 10 सेकंड बाद उसकी इंक्लिनेशन जो है हॉरिजॉन्टल के साथ क्या हो गई, बीटा हो गई। बहुत बढ़िया, ये बात भी हमें समझ में आ चुकी है। तो ये हो गया बीटा के साथ इसका इंक्लिनेशन आफ्टर 10 सेकंड, मान लेते हैं 10 सेकंड बाद ये हो चुका है। ओके, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan बीटा, ठीक है। tan बीटा की वैल्यू हमें पता करनी थी, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें यहां दे रखा है। ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शंस क्या है, ए बी सी डी, ए tan अल्फा प्लस 5 sec अल्फा, बी tan अल्फा माइनस 5 sec अल्फा, सी 2 tan अल्फा माइनस 5 sec अल्फा, डी 2 tan अल्फा प्लस 5 sec अल्फा। तो ये सब ऑप्शंस हमें दे रखे थे। डायग्राम की रिस्पेक्ट से हम लोग समझ चुके हैं कि भाई क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। अब क्वेश्चन को आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो करते हैं सॉल्व, ठीक है। ओके, ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, अब देखो बात करते हैं यहां पर। तो बच्चों यहां पे क्या हो चुका है, ये क्या हो चुका है, यहां पर एट एन एंगल अल्फा क्या है, ये वेलोसिटी है, कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड की, क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है, ठीक है। अब वेलोसिटी वेक्टर एट एन एंगल अल्फा है, ठीक। तो यहां पर हम इसके दो कंपोनेंट्स बनाएंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू मेक द टू कंपोनेंट्स। तो एक कंपोनेंट कुछ इस तरफ आएगा, ये क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू v cos अल्फा। सिमिलरली अगर यहां पे वेलोसिटी कंपोनेंट्स बनाते हैं तो इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू, ये तो हॉरिजॉन्टल के साथ हो गया, दिस विल बी इक्वल टू। तो अब देखो यहां पर हमने बात करी, ये क्या हो गया, v cos अल्फा, पर ये क्या है, इनिशियल, मतलब फेंका उसी वेलोसिटी से हम लोगों ने, ठीक है। तो जो कितनी दे रखी है हमें, 20 मीटर पर सेकंड। तो इसको हम बोलते हैं दिस विल बी इक्वल टू ux, ठीक है। ux के बराबर है, ux इज इक्वल टू क्या होगा, 20 cos अल्फा, क्योंकि v की वैल्यू कितनी है, 20। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी अलोंग द y डायरेक्शन, ठीक है। y डायरेक्शन के अक्रॉस मुझे वेलोसिटी पता करनी है, तो मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू यूज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी, वी आर गोइंग टू यूज द सेकंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते वक्त हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, यू वाई माइनस ए वाई टी, ठीक है। ये इक्वेशन का यूज यहां पर मैं करूंगा, ठीक है। अब यू वाई टी विल बी इक्वल टू क्या होने वाला है यहां पर, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। यू वाई टी विल बी इक्वल टू क्या होगा, दिस वाला कंपोनेंट। तो हम लोग क्या करने वाले, ये कंपोनेंट क्या है, दिस विल बी वी साइन अल्फा, क्या है ये, वी साइन अल्फा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया यू वाई टी, तो वी वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, वी साइन अल्फा माइनस ऑफ जी हो जाएगा और ए टी, ठीक है। तो जी और टी की वैल्यू कितनी है बच्चों, हमारे पास 10 है और v की वैल्यू 20, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, वी वाई इज इक्वल टू 20 साइन अल्फा माइनस 10 इंटू 10, ठीक है। अब मुझे क्या पता करना था, मुझे पता करना था tan बीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। अब वी वाई पता है मुझे, ठीक है, वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन और वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन दोनों पता है, दोनों की इक्वेशंस को मैं यहां पे रख दिया, ठीक है। जब मैं यहां पे दोनों की इक्वेशन को रख देता हूं तो अब सिंगल बाय सिंगल 20 साइन अल्फा अपॉन 20 cos अल्फा, ठीक है, माइनस 100 अपॉन 20 cos अल्फा, उसको सॉल्व करूंगा तो 20 कट जाएगा, तो यह बचेगा sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू 10 अल्फा माइनस 5 अपॉन cos अल्फा, 5 अपॉन cos अल्फा विल बिकम 5 sec अल्फा। तो मेरे पास tan बीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू 10 अल्फा माइनस 5 sec अल्फा। दैट मींस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। तो बच्चों क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा था, अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन रोड होल्ड्स हर अम्ब्रेला एट 45 डिग्री, ठीक है। एक लड़की जो है वो रोड पे खड़ी थी और बारिश हो रही थी, तो उसने क्या करा, अपना अम्ब्रेला खोला एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में अभी तक जानकारी हमें यही मिली, विद द वर्टिकल, किसके साथ, विद द वर्टिकल, ठीक है, टू कीप द रेन अवे, ताकि रेन उस पर ना गिरे, उसने अम्ब्रेला खोल दिया एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। इफ शी स्टार्ट्स रनिंग विदाउट अम्ब्रेला, ठीक है, अब उसका इरादा जो है वो बदल गया, उसने फेंका अम्ब्रेला और दौड़ने लगी बारिश में नहाने के लिए, ठीक है। इफ शी स्टार्ट्स रनिंग
विदाउट अम्ब्रेला विद अ स्पीड ऑफ 15√2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो लड़की जो है वो दौड़ने लगी विद अ स्पीड ऑफ 15√2 किलोमीटर पर आवर। द रेन ड्रॉप्स हिट हर हेड वर्टिकली। ठीक है, अब वो पानी में दौड़ रही है, तो सिमिलरली हमें पता है कि सिंपल बात है ये है कि भाई उसकी रेन ड्रॉप जो उसके सर पे आके गिरेगी वर्टिकली। द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स, व्हाट वी हैव टू फाइंड ओवर हियर इज स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग गर्ल। ठीक है, स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स मतलब मुझे रेन ड्रॉप्स की स्पीड का पता लगाना है विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल, मूविंग गर्ल। ठीक है, ओके, तो सिंपल है, मुझे ये चीज यहां पर निकालनी है। ओके, अभी हम इसका डायग्राम बनाएंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या कहना चाह रहे थे हमसे। ऑप्शन ए 30 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी 25√2 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी क्या था 30/√2 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी 25 किलोमीटर पर आवर था। ठीक है, तो चलो इससे रिगार्डिंग हम डायग्राम बनाते हैं बच्चों। डायग्राम देखो, यहां पर साफ साफ क्वेश्चन में बोला हुआ था हमसे कि भाई वर्टिकल के साथ एंगल बना हुआ 45 डिग्री का। पहले उसने अम्ब्रेला खोला था एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल, तो बना दी भाई हमने। ठीक है, उसके बाद उसने दौड़ना स्टार्ट किया था। देखो अम्ब्रेला फेंक कर वो दौड़ने लगी आगे की तरफ, दौड़ने लगी विद द स्पीड 15√2 किलोमीटर पर आवर। चलो ठीक है, तो हमने यहां डायग्राम ड्रॉ कर लिया। मुझे बताना है वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग गर्ल। ठीक है, मतलब मुझे ये निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, तो अब मुझे यहां पे tan थीटा इक्वल्स टू कौन सा फॉर्म लगाऊंगा, tan थीटा इक्वल्स टू VG अपॉन VRG। क्या लगाऊंगा, VG अपॉन VRG। ठीक है, ये VG मतलब वेलोसिटी ऑफ गर्ल एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग गर्ल। ठीक है, tan थीटा, थीटा कितना दे रखा है बच्चों में, थीटा इज इक्वल्स टू दे रखा है 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री कितना होता है, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो रख दिया। दिस इज VG अपॉन VRG, है ना। अब VG कितना था, VG हमें बोल रखा था दैट इज 15√2 से भाई वो दौड़ रही है किलोमीटर पर आवर के, 15√2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो VG अपॉन VRG इज इक्वल्स टू 1 हो चुका है। ठीक है, तो VG इक्वल्स टू VRG हो गया। यहां से क्या हुआ, VG इज इक्वल्स टू क्या हो चुका है, VRG यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग गर्ल। वेलोसिटी ऑफ गर्ल और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग गर्ल सेम हो गए। सेम होने के बाद यहां पर ये 15√2 था, मतलब मैंने यहां बोल दिया कि ये भी कितना है 15√2 किलोमीटर पर आवर, है ना। पर एक चीज ध्यान रखो, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये मैच नहीं कर रहा। ठीक है, पर हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि 15√2 इंटू √2 अपॉन √2, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय √2 करना पड़ेगा मुझे। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 30/√2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to moving girl is 30/√2 किलोमीटर पर आवर। That means for this question the answer C is the perfect match. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है, a silver wire has a mass कितना दे रखा है 0.6 प्लस माइनस 0.006, दैट इज इट इन द फॉर्मेट ऑफ प्लस m प्लस माइनस डेल्टा m। इस फॉर्मेट में हमें क्या दे रखा है, मास दे रखा है। किस में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है। रेडियस दे रखा है, कितना दे रखा है 0.5 प्लस माइनस 0.005, दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्मेट ऑफ r प्लस माइनस डेल्टा r। चलो मिलीमीटर में लेंथ कितनी है 4 प्लस माइनस 0.04, दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्मेट ऑफ l प्लस माइनस डेल्टा l। किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना था द मैक्सिमम परसेंटेज एरर। ठीक है, व्हाट वी वर हैव टू फाइंड ओवर हियर इज मैक्सिमम परसेंटेज एरर। हमें क्या पता करना था, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है बच्चों, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब हो गई चीजें हमारे लिए आसान। ठीक है, तो सिल्वर वायर है। ओके, तो वॉल्यूम के टर्म्स में बात करेंगे हम लोग यहां पर। चलो ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या बोल रहे थे हमसे। ऑप्शन ए क्या था 4%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 6%, ऑप्शन डी क्या था 7%। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन में अब हमें मास के बारे में बोल रखा था, मास हमें ये गिवन था। ओके, रेडियस ये गिवन है मिलीमीटर के अंदर, लेंथ गिवन है हमें सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर ऑफ द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो अगर इसको परसेंटेज एरर के टर्म्स में हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, डेल्टा रो अपॉन रो। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा रो अपॉन रो। ठीक है, विल बी इक्वल टू, भाई देखो मैं बात कर रहा हूं डेंसिटी की, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम मतलब पाई आर स्क्वायर एल, क्योंकि एच लिखनी है नहीं, एल लेंथ हमें यहां बोली हुई है एल। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एल। चलो पाई तो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। इसके टर्म्स में अगर मैं यहां पे मैक्सिमम परसेंटेज एरर में लिखता हूं तो दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस क्या होगा ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बाय आर प्लस क्या होगा डेल्टा एल बाय एल।
ठीक है, ओके। अब बस कुछ नहीं करना, ये वैल्यूज हमें दे रखी थी, उसको पुट करनी थी। क्या था, दिस इज इन फॉर्मेट ऑफ m प्लस माइनस डेल्टा m, r प्लस माइनस डेल्टा r और l प्लस माइनस डेल्टा l। सारी वैल्यूज को हमने यहां पुट कर दी। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिल्वर वायर था, ठीक है। सारी वैल्यूज को मैंने यहां पुट कर दी। अब मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज एरर, ठीक है। परसेंटेज एरर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनटू 100 करना पड़ेगा। इनटू 100 कर दिया भाई मैंने, ये देखो दोनों तरफ इनटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व किया, इन सबको सॉल्व करने के बाद मेरा कितना आया, 4 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 100 निकल के आया, ठीक है। अपॉन 100 इंटू 100 कट गया, कितना आया हमारा, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन ऑफ इट्स डेंसिटी विल बी 4%। दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी ए। तो क्वेश्चन ने क्या कहा था बच्चों हमसे, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अ सिस्टम ऑफ 2 ब्लॉक्स, ठीक है, 2 ब्लॉक्स का सिस्टम था, ऑफ मास m इक्वल्स टू 2 kg एंड m इक्वल्स टू 8 kg, ठीक है। तो अब समझ में आ गया हमें, और डायग्राम भी दे रखा था यहाँ पर, 2 सिस्टम का ब्लॉक्स था, मतलब सिस्टम ऑफ 2 ब्लॉक्स था, ठीक है। दो ब्लॉक्स का सिस्टम था, सॉरी, ठीक है, 2 ब्लॉक्स का क्या था, सिस्टम था, जिसका एक का मास स्मॉल m मान लिया, एक का मास बड़ा m मान लिया, ठीक है। और स्मॉल m दे रखा है 2 kg और बड़ा m दे रखा है 8 kg, ठीक है। देख के पता चल रहा है ये बड़ा m और ये छोटा m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ टेबल एज शोन इन द फिगर। तो मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि ये टेबल जो है इस पे फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, स्मूथ टेबल है। क्या है ये, स्मूथ टेबल। चलो, तो ये जानकारी से थोड़ा जीवन आसान हुआ था हमारा, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन 2 ब्लॉक्स इज 0.5, ठीक है। मतलब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन था, यानी म्यू एस इज इक्वल्स टू, मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कितना था, 0.5, ठीक है, ओके। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है, F that can be applied to the block of mass बड़ा M, ठीक है। ये देखो यहां डायग्राम पता चल रही, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F that can be applied to the block of mass बड़ा M, ठीक है, बड़ा M, so that the blocks of mass बड़ा M, ठीक है, blocks of mass बड़ा M, so that the blocks move together will be, ठीक है। तो मुझे ये बताना था इस क्वेश्चन के अंदर कि मैक्सिमम फोर्स कितनी लगेगी जिससे वो दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों, क्वेश्चन क्लियर हो गया था हमें, ओके। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए क्या था, 9.8 न्यूटन, ऑप्शन बी 39.2 न्यूटन, ऑप्शन सी 49 न्यूटन, ऑप्शन डी 78.4 न्यूटन, ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, ओके। ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया, बढ़िया। 2 kg का स्मॉल m, बड़ा m 8 kg, फोर्स F यहां इस डायरेक्शन में लग रही थी, और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो हमें दे रखा था 0.5, दैट इज योर स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब बच्चों एक बात तो साफ क्लियर है कि भाई हमें यहां बोल रखा था ये क्या है, स्मूथ टेबल है। स्मूथ टेबल मतलब यहां फ्रिक्शन नहीं लगने वाला, फ्रिक्शन लग रहा है दोनों ब्लॉक्स के बीच में, लग रहा है। अब दोनों ब्लॉक्स को एक साथ मूव कराना है, वो तभी पॉसिबल है जब इनके बीच में फ्रिक्शन होगा, ठीक है। और फ्रिक्शन ही इन दोनों को एक साथ मूव कराएगा, है ना। और मूव किस तरफ कराना है, इस तरफ कराना है, ठीक है। तो मतलब मैं यहां बोल सकता हूं फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द 2 ब्लॉक्स टुगेदर, ठीक है। तो आई कैन राइट F इक्वल्स टू ma ओवर हियर, क्या लिख सकता हूं, F इक्वल्स टू ma ओवर हियर, ठीक है, ma। और F क्या होता है, म्यू mg, है ना। नीचे क्या लगेगा, वेट लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, ठीक है। तो म्यू mg इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ma हो गया, mm कट गया, तो a विल बी इक्वल टू क्या हो गया, म्यू g। ये म्यू क्या है, म्यू s है बच्चों, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन हमारी निकल के आ गई। अब मैंने क्या करा, इस पे वैल्यूज पुट कर दी, तो म्यू की वैल्यू कितनी थी 0.5 और g दैट इज 9.8 ले लिया मैंने, तो 0.5 इंटू 9.8 विल बी इक्वल टू 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन निकल के आ गया, बढ़िया। अब फॉर मूविंग टुगेदर, एक साथ मूव कराना था, फोर्स लगानी मैक्सिमम फोर्स दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, पर मास को दोनों को एक साथ मूव कराना है, तो मुझे यहां पर क्या निकालना पड़ा, दैट इज टोटल मास। टोटल मास क्या करना पड़ा, m प्लस बड़ा m, ठीक है, दैट इज 2 प्लस 8, दैट वाज इक्वल टू 10 kg एंड वाज वेरी सिंपल टू फाइंड आउट, है ना। चलो, ये 10 kg टोटल मास हो गया, एक्सेलरेशन निकल गई 4.9, दोनों को इनटू कर दिया। फोर्स जो मैक्सिमम मुझे लगानी पड़ती दोनों को एक साथ मूव कराने के लिए, वो कितनी है, 49 न्यूटन। दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज सी। क्वेश्चन क्या कहना चाहता बच्चों हमसे, 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेस 10 kg एंड 30 kg, ठीक है। 2 ब्लॉक्स थे, एक तो मास, इसका मास था 10 kg और एक का मास कितना था 30 kg, ठीक है। आर प्लेस्ड ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक ही स्ट्रेट लाइन में प्लेस थे, मतलब कुछ इस तरह बोल सकता हूं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पर एक मास रखा था, कितना, दैट वाज कितना, 10 kg बोल रखा है, ठीक है।
और एक और रखा हुआ था जिसका मास बोल रखा है कितना 30 kg। चलो जैसा क्वेश्चन ने बोला मैंने वैसे कर दिया, ठीक है, कितना 30 kg। बढ़िया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। ओके, दिस इज 30 kg, ज्यादा मास है। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा था, कहां रखे, कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे 0,0 सेंटीमीटर एंड x,0 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब स्ट्रेट लाइन पे, तो यानी ये कोऑर्डिनेट जहां पर 10 kg रखा है वो 0,0 है, और इतनी दूर यहां पर ये रखा हुआ है x,0 पे 30 kg, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे रिस्पेक्टिवली। द ब्लॉक ऑफ 10 kg इज मूव्ड ऑन, चलो 10 kg का ब्लॉक जो है मूव्ड ऑन, आगे चल रहा है, ठीक है, मूव्ड ऑन द सेम लाइन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, ठीक है, सेम लाइन में आगे बढ़ रहा है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है टुवर्ड्स द अदर ब्लॉक, ठीक है, थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द अदर ब्लॉक, मतलब ये अदर ब्लॉक था हमारा 30 kg। द डिस्टेंस थ्रू विच द ब्लॉक ऑफ 30 kg मस्ट बी मूव्ड टू कीप द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम अनचेंज्ड, चेंज नहीं करना। समझते हैं क्या बोल रही है लास्ट लाइन हमसे, क्या बोल रही है, द डिस्टेंस थ्रू विच 30 kg, ठीक है, मुझे 30 kg के ब्लॉक को इस तरह मूव करना है, जिससे सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चेंज ना हो, जो है वही का वही रहे। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड है। ऑप्शन देखें हम लोग, ए 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द 10 kg ब्लॉक, ठीक है, बी 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द 10 kg ब्लॉक, सी 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द 10 kg ब्लॉक, डी 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द 10 kg ब्लॉक। बात यहां पर 30 kg के मूवमेंट की चल रही है, इसलिए टुवर्ड्स अवे यहां पर किसके जा रहा है, 10 kg ब्लॉक के। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैंने डायग्राम बना लिया, डायग्राम बनाने के बाद यहां पर हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करने की। तो यहां पे साफ बोल रहा है सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अनचेंज रहना चाहिए। अगर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अनचेंज रहेगा तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। पहला वाला मास यानी m1 मुझे क्या बोल रखा था, दैट वाज 10 kg, और वो डिस्टेंस मूव करा था किसकी तरफ, 30 kg की तरफ। कितना था, दैट वाज 6 सेंटीमीटर, कितना था 6 सेंटीमीटर। और m2 मुझे क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज 30 kg, और डेल्टा x2 मतलब ये x2 मुझे यहां पर निकालना है। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज, ये फॉर्मूला फैमिलियर हो आप लोग, ठीक है। वी यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो डेल्टा xg इज इक्वल्स टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। सारी वैल्यूज को मैंने यहां पुट कर दिया, जिसमें मैंने बोला कि अनचेंज रहेगा तो विल बी 0। तो पुट करने के बाद डेल्टा x2 इक्वल टू कितना आ रहा है, -2 सेंटीमीटर। मतलब ये दूर नहीं जाएगा, 30 kg का जो ब्लॉक था वो दूर नहीं जाएगा, वो जाएगा 10 kg की तरफ, ठीक है। तो ब्लॉक ऑफ मास 30 kg विल मूव टुवर्ड्स द 10 kg, क्योंकि माइनस आ रहा है, तो माइनस अगर प्लस होता तो दूर जाता, माइनस आ रहा है तो इट विल मूव टुवर्ड्स द 10 kg ब्लॉक। कितना, 2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी सी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था बच्चों हमसे वहां पर, अ 72 ओम गैल्वेनोमीटर, ठीक है, कितना 72 ओम गैल्वेनोमीटर इज शंटेड भैया, बहुत बढ़िया, इज शंटेड बाय अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, ठीक है, शंटेड बाय अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, ठीक है। और 72 ओम किसको शंट कर दिया, विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम के साथ इसको शंट कर दिया, बढ़िया, ठीक। दिस इज एस, शंटेड इसलिए मैंने यहां पर एस लिखा है, ठीक है। और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना बोल रखा है, आरजी इज इक्वल टू कितना है, 72 ओम, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोल रखा है द परसेंटेज ऑफ द टोटल करंट, ठीक है, टोटल करंट का परसेंटेज विच पासिस थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज, ठीक है। टोटल करंट का परसेंटेज निकालना है जो गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है हमें यहां पर, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए क्या था, 0.1%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 0.25%। ओके, तो चलो क्या करा हमने, फॉर्मूला यूज करा, ठीक है, शंट रेजिस्टेंस वाला, S इज इक्वल टू RG अपॉन IG इज करंट इन द गैल्वेनोमीटर -1। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। RG कितना था बच्चों हमारे पास, RG 72 ओम, और S कितना था 8 ओम, शंट करा था उसको, ठीक है, बढ़िया। पुट करी दोनों को वैल्यूज, पुट करने के बाद ये गया 8 9 जा, ठीक है। इसको इस तरफ लिया I अपॉन IG -1, तो I अपॉन IG विल बी इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। मैं जो परसेंटेज निकालनी थी, बढ़िया, तो IG अब मैंने उल्टा कर दिया, IG अपॉन I विल बी इक्वल टू 1/10। मुझे परसेंटेज निकालना है, इनटू 100 करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना है, ठीक है, इनटू 100 किया, दैट वाज इक्वल टू 10%। कितना आया, परसेंटेज कितना आया, 10%। दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी बी।
अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था बच्चों हमसे, वहां पर क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स दे रखे थे, ठीक है, हमें चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और कौन सा फॉल्स, ठीक है, यही होगा। ओके, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा था, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड्स गुड फॉर एनी पेयर ऑफ बॉडीज इन द यूनिवर्स, ठीक है, होल्ड्स गुड फॉर एनी पेयर ऑफ बॉडीज इन द यूनिवर्स। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, द वेट ऑफ एनी पर्सन बिकम्स जीरो व्हेन द पर्सन इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ठीक है। अब देखो बात तो हमें समझ में आ गई, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि भाई क्या ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड करता है किसके लिए, एनी पेयर ऑफ बॉडीज इन द यूनिवर्स के लिए, ठीक है। स्टेटमेंट 2 बोलता है क्या वेट ऑफ द बॉडी जीरो होगा एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास, ऑप्शन ए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, ऑप्शन बी स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, ऑप्शन सी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, ऑप्शन डी स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ठीक है। हमें यहां पर ये ऑप्शंस दे रखे थे। अब बच्चों अगर यहां बात करी जाए किसके लिए, स्टेटमेंट 1 के लिए, स्टेटमेंट 1 की बात अगर मैं यहां पर करता हूं तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड्स फॉर द टू एनी पेयर ऑफ बॉडीज, ठीक है, पेयर ऑफ बॉडीज के लिए ही लागू होता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलता है कि क्या बोलता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारा कि F इज इक्वल्स टू, F इज प्रोपोर्शनल टू, है ना, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ठीक है, एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यही हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखो यहाँ पे एनी पेयर ऑफ बॉडीज की बात हो रही है, तो पेयर ऑफ बॉडीज तो है जिनका मासेस m1 m2 है, तो हम क्या बोलते हैं F इज इक्वल्स टू क्या होता है g m1 m2 अपॉन r², और ये कैसी फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ठीक है। दैट मीन्स द स्टेटमेंट 1 इज परफेक्टली करेक्ट। अब अगर मैं बात करूं वेट के टर्म्स में, वेट के टर्म्स में बात करूं, स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, स्टेटमेंट वेट की बात करते हैं, तो वेट इज इक्वल्स टू क्या होता है m इंटू जी, ठीक है, और g एट द सेंटर ऑफ द अर्थ हम लोग को क्या बोलते हैं, जीरो होती है, जीरो होती है। तो अगर यहां पर g की वैल्यू जीरो रखोगे तो वेट भी क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी ए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था बच्चों हमको, व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, ठीक है, व्हाट परसेंटेज, क्या बोला है, परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, किसका, मूविंग पार्टिकल इज ट्रांसफर्ड टू अ स्टेशनरी पार्टिकल, ठीक है, कितना परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी मूविंग पार्टिकल का ट्रांसफर हुआ स्टेशनरी पार्टिकल में व्हेन स्ट्राइक्स द स्टेशनरी पार्टिकल, ठीक है, जब मूविंग पार्टिकल ने स्टेशनरी पार्टिकल पे स्ट्राइक किया, ठीक है। अब व्हेन स्ट्राइक्स द स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ 5 टाइम्स इट्स मास, 5 टाइम्स इट्स मास, ठीक है। तो देखो अगर यहां पे हम डायग्राम बनाते हैं तो मान लीजिए एक मास ये हो गया, एक मास ये हो गया, क्वेश्चन में बोला है ये मास अगर मैं मान लूं m, तो मतलब ये स्टेशनरी पार्टिकल का मास कितना है 5 mm, 5 टाइम्स इट्स मास, ठीक है। अब ये जाके इससे क्या करेगा, टकराएगा, कॉलिजन होगा। ये कहानी है बिफोर कॉलिजन की, है ना, पर यहां पे क्या होगा, कॉलिजन होगा। कैसा कॉलिजन होगा, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन, क्या होगा, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन। चलो क्वेश्चन में यहां तक की बातें हमें समझ में आ गई, यानी हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन यहां पर हो रहा है, ठीक है, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, ठीक है। इसका मास m था मूविंग पार्टिकल का, और स्टेशनरी पार्टिकल क्या है, उसका मास कितना है 5 टाइम्स। चलो ठीक है, ये बात तो मैं समझ में आ गई। मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ मूविंग पार्टिकल टू द स्टेशनरी पार्टिकल। चलो ठीक है, अज्यूम द कॉलिजन टू बी हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। हमसे यहां पर क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा था क्या अज्यूम करना है, हमें हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन कंसीडर करना है। ऑप्शंस क्या बोल रखे हैं, ए 50%, बी 66.6%, सी 55.6%, डी 33.3%, ठीक है। तो बच्चों मतलब यहां हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, तो यहां पर हमें वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन निकालनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि भाई वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन निकालेंगे उसी के बाद हम परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं। तो बच्चों हमसे क्वेश्चन में बोल रखा था हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन है, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन में हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन मतलब टकराने के बाद उस स्टेशनरी बॉडी का वेलोसिटी क्या होगी वो निकालनी पड़ेगी। अब मैं बात कर रहा हूं इलास्टिक कॉलिजन की, दैट मींस यहां पर मोमेंटम कंजर्व और साथ ही साथ एनर्जी कंजर्वेशन का रूल लागू होगा, ठीक है। तो वहां से हम ये फॉर्मूला निकालेंगे v2 इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 ब्रैकेट इनटू u2 प्लस ट्वाइस ऑफ m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये फॉर्मूला हमारे पास यहां पर निकल के आ चुका है, ठीक है, हमें ये फॉर्मूला पता है। तो m1 कितना था हमारे पास, m1 इज इक्वल्स टू m है, और m2 कितना है बच्चों, दैट इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ m।
अब बात कर रहे हैं किसकी, U2 की, स्टेशनरी है तो 0 हो गया, U1 यहां पर मैंने U0 मान लिया, ठीक है। तो मैंने ये सारी वैल्यूज को पुट कर दिया इस इक्वेशन के अंदर। दैट मींस मुझे यहां पर V2 इज इक्वल टू कितना निकल के आया, U0/3। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है, परसेंटेज निकालना है। तो दैट विल बी इक्वल टू परसेंटेज डेल्टा के ई, क्या करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है, अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये फॉर्मूले का यूज हम यहां पे करेंगे, इनटू क्या होगा, 100 होगा। चलो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, फाइनल में मतलब उसका मास कितना था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू, हमें पता है हाफ mv², है ना, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल की बात चल रही तो मास कितना था 5m और V2 कितना आ गया, U0/3, पुट कर दिया U0/3। इनिशियल तो क्या था वो, स्टेशनरी बॉडी का 0, ठीक है, अपॉन क्या हो गया, हाफ m U0², इन सबको इंटू 100 कर दिया, इंटू 100 सॉल्व करने के बाद 5 U0² अपॉन 9 U0², ये दोनों कट गया, ठीक है, इंटू कितना आ गया 100, 500/9 आया, इसको सॉल्व किया कितना है 55.6%। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी सी। तो क्वेश्चन क्या दे रखा था बच्चों हमको, द वेलोसिटी ऑफ स्मॉल बॉल, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्मॉल बॉल ऑफ मास m एंड डेंसिटी d1 व्हेन ड्रॉप्ड इन अ कंटेनर, ठीक है, एक बॉल थी जिसका मास स्मॉल m दे रखा था और डेंसिटी बोल रखी थी d1, उसको कहां डाल दिया, कंटेनर में, जो कि फिल्ड कर रखा है विथ ग्लिसरीन, ठीक है, ग्लिसरीन से वो कंटेनर भरा हुआ है, ठीक है, बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम, इफ द डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन इज d2, ठीक है, d2, then the viscous force acting on the ball will be, viscous force acting on the ball will be, ठीक है, मुझे viscous force निकालनी, that means I have to find the FV, ठीक है। ऑप्शंस क्या दे रखे थे हमें यहां पर, A mg ब्रैकेट 1 माइनस d1 अपॉन d2, B mg ब्रैकेट 1 माइनस d2 अपॉन d1, C mg ब्रैकेट d1 अपॉन d2 माइनस 1, ऑप्शन D mg ब्रैकेट d2 अपॉन d1 माइनस 1। चलो ऑप्शन समझ में आ गए। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन का डायग्राम बना के देखते हैं बच्चों। ये हमारे पास क्या है, कंटेनर है, मान लिया ये हमारे पास कंटेनर है, और कंटेनर में हमारे पास क्या थी, हमारे पास क्या है, कंटेनर में क्या भरा हुआ है, ग्लिसरीन भरा हुआ है, क्या है ये, ग्लिसरीन है, ठीक है, दिस इज योर ग्लिसरीन। इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है, d2 दे रखी है। अब बॉल आकर वो है, बॉल को क्या करा मैंने, ड्रॉप इन कंटेनर, कंटेनर में ड्रॉप कर दिया यहां पर, ठीक है, कंटेनर में ड्रॉप कर दिया, ओके। इसकी डेंसिटी कितनी है बॉल की, दैट इज d1, ठीक है, मास है स्मॉल m, मास क्या है इसका, स्मॉल m, इसका मास दे रखा स्मॉल m, ठीक है। अब हमें पता है किसी भी फ्लूइड के अंदर जब कोई भी चीज को डाला जाता है तो सबसे पहले यहां पे बॉल है, इसका वेट नीचे लगेगा, वेट कहां लगेगा, नीचे लगेगा, और ऊपर क्या लगेगी, दैट इज योर बॉइंट फोर्स FB, बॉइंट फोर्स क्या लगेगी, बॉइंट फोर्स। तो मुझे यहां पर क्या निकालना है, विस्कस फोर्स निकालना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हमें, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने अभी आपको बोला कि अगर मुझे विस्कस फोर्स निकालना है तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, मुझे एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। आपको दिखाया था मैंने कि भाई यहां पर एक कंटेनर था, ठीक है, कंटेनर में यहां पर एक बॉल डाली गई थी, ठीक है, जिसका मास क्या दे रखा था, दैट इज, और ये भरा किसका था, ग्लिसरीन से भरा हुआ था, ठीक है। इसकी डेंसिटी कितनी थी, d2 ग्लिसरीन की, ठीक है। अब बॉल को क्या किया हमने, बॉल को यहां पर ग्लिसरीन में डाल दिया, इसका मास क्या था, स्मॉल m, ठीक है, नीचे क्या लगेगा, वेट लगेगा, और ऊपर इस ग्लिसरीन की वजह से इसमें क्या लगेगी, बॉयंट फोर्स लगेगी, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो यहां इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूं FV की, विल बी इक्वल टू क्या होगा, दैट इज mg माइनस FB, यानी बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स क्या होता है, FV इज इक्वल्स टू, मतलब बॉयंट फोर्स क्या होता है, दैट इज V रो G, है ना, और G मतलब यहां पे हम बात कर रहे हैं, रो किसकी बात कर रहे हैं, ग्लिसरीन की बात कर रहे हैं, और वॉल्यूम ऑफ द बॉल की बात कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास निकल के आएगी, ठीक है। चलो अब कुछ नहीं करना हमें यहां पर, दिस इज क्या है, दिस इज योर mg, क्या ये mg, F इक्वल टू क्या है, mg, ठीक है। तो mg माइनस क्या हो गया, FB, FB क्या है, बॉइंट फोर्स है, ठीक है, mg माइनस FB, मतलब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे V, अगर V बात करूं किसकी, बॉल की है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉल यानी VB लिख रहा हूं, विल बी इक्वल टू मास, मास क्या था m, मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी क्या है इसकी, m अपॉन d1, ठीक है, ओके। तो ये हो गया m अपॉन d1, और रो मतलब यहां पे क्या है, डेंसिटी है किसकी, ग्लिसरीन की, दैट वाज d2 और इनटू g हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां से mg कॉमन ले लिया, दैट विल बी 1 माइनस d2 अपॉन d1 इनटू g निकल के आ गया। दिस वाज योर विस्कस फोर्स,
दैट वी वर टोल्ड टू फाइंड आउट, है ना, हमें जो बोला गया था फाइंड आउट करने के लिए, विस्कस फोर्स दैट इज इक्वल टू mg ब्रैकेट 1 माइनस d2 अपॉन d1 into g. That means for this question the answer will be B. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था बच्चों वहां पर हमें, the susceptibility of a paramagnetic material, susceptibility यानी इसका सिंबल होता है साई, है ना, क्या होता है साई, साई सिंबल होता है इसका, ठीक है, साई, susceptibility of paramagnetic material is कितना दे रखा है 99. The permeability of the material, the permeability of the material in Weber per ampere meter, ठीक है, क्या निकालना है, permeability of the material that is mu r निकालना है, ठीक है, permeability of the free space mu naught दे रखा है 4 pi into 10 minus 7 वेबर पर एम्पियर मीटर में दे रखा था, ठीक है, तो यहां पे फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, फॉर्मूला बहुत आसान है हमारे लिए, दैट इज म्यू आर पता करना है, म्यू आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू अपॉन म्यू नॉट होता है ना, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस साई, दैट इज योर ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज हम लोग यहां पर करने वाले हैं और आंसर हमारा निकल के आ जाएगा. ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शंस क्या बोल रखे थे, ए 4 पाई इंटू 10 माइनस 7, बी 4 पाई इंटू 10 माइनस 4, ऑप्शन सी 4 पाई इंटू 10 माइनस 5, ऑप्शन डी 4 पाई इंटू 10 माइनस 6 दे रखे थे. चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या देखा, ससेप्टिबिलिटी हमें दे रखी थी दैट वाज 99, है ना, और म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट 1 प्लस साई, दैट इज ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला यहां पर है, तो इससे मेरा फॉर्मूला ये निकल गया म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट 1 प्लस साई, ठीक है. अब साई की वैल्यू कितनी 99, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी थी 4 पाई इंटू माइनस 7, सब पुट कर दी, ये 100 हो गया, 100 इंटू कर दिया, तो 100 इंटू करेंगे तो माइनस 7 प्लस 2 दैट वाज माइनस 5 निकल के आ जाएगा, दैट मींस म्यू आर परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल कितना निकल के आया, दैट इज 4 पाई इंटू माइनस 5 और हमें यहां पर क्या यूनिट दे रखी थी, वेबर पर एम्पियर मीटर, दैट मींस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, द आंसर विल बी सी. बच्चों क्वेश्चन क्या वो दे रखा था हमें, द करंट फ्लोइंग थ्रू एन एसी सर्किट इज गिवन बाय, ठीक है, द करंट फ्लोइंग थ्रू एन एसी सर्किट इज गिवन बाय दैट इज I इज इक्वल्स टू 5 sin 120 pi t एम्पियर, ठीक है. हाउ लॉन्ग विल द करंट टेक टू रीच द पीक वैल्यू, ठीक है, मुझे बताना है करंट को पीक वैल्यू तक जाने में कितना टाइम लगा, कहां से, जीरो से, फ्रॉम जीरो, ठीक है, फ्रॉम जीरो. अब जो मुझे यहां क्या दे रखा है, I इज इक्वल्स टू दे रखा है, तो वी आर गोइंग टू कंपेयर दिस फ्रॉम I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, इसी से कंपेयर करेंगे, दिस इज एन एसी करंट, ओके. अब यहां पे क्या पूछा है हमसे, हाउ लॉन्ग विल द टाइम करंट टेक टू रीच द पीक वैल्यू फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, ठीक है. चलो बात करते हैं इसकी, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शंस क्या है, ए 1/60 सेकेंड, बी 60 सेकेंड, सी 1/120 सेकेंड, डी 1/240 सेकेंड. चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब यहां पर हमें क्या बोल रखा था, मैंने आपको जैसे बोला था क्वेश्चन में क्या गिवन था, I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी से कंपेयर कर रहे हैं हम यहां पर, ठीक है, और यहां पर ओमेगा कितनी दे रखी थी, ओमेगा हमें गिवन थी 120 पाई, है ना, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी इज इक्वल्स टू क्या हो गया 120 पाई. चलो ठीक है, पाई पाई जोड़ी थी खत्म हो गई, तो टी यहां पे कितना आ गया, टी यहां पर निकल के आ गया दैट इज 1/60 सेकेंड. चलो ठीक है, टी यहां पे कितना आ गया 1/60 सेकेंड. चलो ये चीज समझ में आ गई. अब क्वेश्चन में बोल रहा था कहां से, जीरो से स्टार्ट होकर पीक वैल्यू तक जाना है, जीरो से स्टार्ट होकर कहां जाना है, जीरो स्टार्ट होकर पीक वैल्यू तक, यहां तक पीक वैल्यू तक जाना है, दैट इज योर I नॉट, क्या है ये I नॉट, है ना, पीक वैल्यू तक जाना है. अब यहां पर टाइम कितना लगता है पहुंचने के लिए बच्चों, हमें टाइम की बात करें तो T/4 ये IT ग्राफ है, ठीक है, T/4, तो यानी T/4 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, T कितना है 1/60 सेकेंड, T/4 विल बी इक्वल टू 1/240 सेकेंड. दिस इज द टाइम टेकन बाय द एसी करंट टू रीच द पीक वैल्यू, ठीक है, दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी डी. तो बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा था, वी क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि यहां पर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या करना है, मैच करना है, ठीक है. तो लिस्ट 1 में क्या बोल रखा था हमसे कि ऑप्शन मतलब ABCD फॉर्मेट में अल्ट्रावायलेट रेस, माइक्रोवेव रेस, इंफ्रारेड वेव्स एंड एक्स रेस को मैच करना था लिस्ट 2 के साथ कि भाई ये इनमें से कौन सी रेस कौन सा काम करती है, ठीक है. तो लिस्ट 2 में क्या, स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, थर्ड स्टरलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, फोर्थ रडार सिस्टम. वी हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. तो ऑप्शंस हमें ये दे रखे थे A, B, C एंड D. These are the given options to us, ठीक है. अब चलो
अगर हमें ये ऑप्शंस दे रखे हैं बच्चों, तो हम वन बाय वन अल्ट्रावायलेट रेस, माइक्रोवेव रेस, इंफ्रारेड वेव्स और एक्स रेस के बारे में बात करते हैं, ताकि हम मैच कर सके लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो अल्ट्रावायलेट रेस की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो इसकी वेवलेंथ की रेंज कितनी होती है, दैट इज 100 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। चलो ठीक है। माइक्रोवेव की बात करता हूं तो वहां पर थोड़ी क्या होती है, कम होती है। इंफ्रारेड की बात करता हूं 780 नैनोमीटर से लेकर कितनी होती है, दैट इज 1 मिलीमीटर तक। एक्स रेस की बात करता हूं 0.01 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर तक। ठीक है, ओके। अब यहां पे अल्ट्रावायलेट रेस की बात सबसे पहले करते हैं हम लोग। अल्ट्रावायलेट रेस की बात अगर मैं यहां पे करता हूं, तो अल्ट्रावायलेट रेस क्या होती है? अल्ट्रावायलेट रेस यूज होती है मेडिकल साइंस में, ठीक है, एप्लीकेशंस है उसकी, यूज करते हैं हम लोग। तो अगर मेडिकल साइंस की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, यहां पर सबसे पहला ए पार्ट, ए जो है अल्ट्रावायलेट रेस, वो मैच करता है किससे, स्टरलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से। ओके, फिर बात करते हैं माइक्रोवेव्स की। माइक्रोवेव्स, ठीक है, किस लिए यूज होती है, हम बात करते हैं किसकी, रडार सिस्टम में। रडार सिस्टम में हमने इसके एप्लीकेशंस और एग्जांपल्स के पढ़े हैं। इंफ्रारेड वेव्स जो होती है, इंफ्रारेड वेव्स, सिंपल लॉजिक है, यहां पे देख के समझ में आ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, एक्स रेस मतलब आर पार देखना है, आर पार देखना है, तो वी हैव टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर शुड बी ए। तो बच्चों यहां पर हमने किसकी बात करी, हमने बात करी फैक्ट्स की, सारे फैक्ट्स की बात कर ली हमने, ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट रेस की होती है, एक्स रेस की होती है, इंफ्रारेड रेस की, वेव्स की होती है, और साथ साथ में माइक्रोवेव्स की होती है, अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शंस ओवर देयर। दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी ए। तो क्वेश्चन क्या दे रखा था बच्चों हमसे, एन अल्फा पार्टिकल एंड कार्बन 12 एटम हैज सेम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल और कार्बन 12 एटम दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा अल्फा इज टू लैम्डा C12 मुझे निकालनी है यहां पर, सिंपल, ठीक है। अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करता हूं यहां पर, तो अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज He24 एंड दिस विल बी इक्वल टू C6 और ये 12, ठीक है। इसको इस तरह मैं लिख रहा हूं। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शंस क्या दे रखे थे, ए 1:√3, ऑप्शन बी √3:1, ऑप्शन सी 3:1, ऑप्शन डी 2:√3। मुझे क्या निकालना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। बढ़िया। अब बच्चों हमने पढ़ रखा है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या होता है, k = p²/2m। अगर मैं रिलेशन की बात करता हूं तो p इज योर मोमेंटम, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m। अगर वेवलेंथ की बात कर रहे हैं डी ब्रॉगली की, लैम्डा = क्या होता है, h/p, ठीक है, दिस इज योर द फॉर्मूला ऑफ योर वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, h/p। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, p हो गया, p का रिलेशन m के साथ ये था √m। तो अगर मैं दोनों की निकालता हूं रेशियो की, रेशियो बात करते हैं, तो अगर मैं बात करूं अल्फा पार्टिकल की, अल्फा पार्टिकल का मास क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 4m मान लेता हूं, ठीक है, 4m, 4 मानता नहीं हूं, है, देखो मास नंबर। ओके, चलो अगर मैं बात करूं किसकी, कार्बन 12 एटम, तो यहां मास कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 12m, ठीक है। और अगर मैं m1, अगर मैं यहां पे बात करूं लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा C12 विल बी इक्वल टू अंडर क्या होगा, अंडर m2 अपॉन m1, है ना, कार्बन का, और नीचे क्या है अल्फा पार्टिकल, दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 12m अपॉन 4m, ये mm कटा और ये हो गया 3 और इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, दिस विल बी दिस, लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा C12 इज इक्वल टू √3/1, दैट इज द आंसर शुड बी √3:1। फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल, ऑप्शन विल बी बी इज परफेक्टली करेक्ट। तो क्वेश्चन क्या दिया होता बच्चों में, A force of 10 न्यूटन acts on a charged particle, मतलब एक 10 न्यूटन की फोर्स जो है वो चार्ज पार्टिकल पे एक्ट कर रही है। चलो ठीक है, प्लेस्ड बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ चार्ज कैपेसिटर, मतलब वो चार्ज पार्टिकल जो है वो दो चार्ज कैपेसिटर यानी दो प्लेट्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखा हुआ है, तो उससे फोर्स एक्ट कर रही है कितनी, 10 न्यूटन की, ठीक है। तो ये पहला केस हो गया हमारा। अब इफ 1 प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज रिमूव्ड, अगर मैंने अब एक प्लेट कैपेसिटर की रिमूव कर दी, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द दैट पार्टिकल विल बी, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, पहले केस में क्या बोल रखा था मुझसे कि दो चार्ज कुछ यहां रखा हुआ है, ठीक है, Q, दो प्लेट्स है चार्ज पार्टिकल की, ये केस 1 है मेरा, ठीक है, ये मुझसे बोल रखा है। अब केस 2 में क्या कर रखा है भाई, एक प्लेट पॉजिटिव होगी और एक प्लेट क्या होगी, नेगेटिव होगी, ये हमें पता है। केस 2 में क्या बोल रखा है कि भाई एक प्लेट हटा दी, ये वाली हटा दी, चलो ठीक है, अब एक ही प्लेट रह गई, यहां पर, ठीक है, एक ही प्लेट रह गई। ओके,
तो मुझे बताना फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल, इस पार्टिकल पे फोर्स जो एक्ट करेगी वो क्या होगी, वो क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे फोर्स कितनी थी 10 न्यूटन, यानी F1 इक्वल्स टू 10 न्यूटन, F1 इक्वल्स टू 10 न्यूटन, और यहाँ F2 वो मुझे यहाँ निकालना है। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन। चलो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए क्या दे रखा था 5 न्यूटन, ऑप्शन बी 10 न्यूटन, ऑप्शन सी 20 न्यूटन, ऑप्शन डी 0। ओके चलो, तो हम लोग यहाँ 1 बाय 1 बात करते हैं। पहले बात करके इसकी केस 1 की। जब केस 1 की बच्चों यहां बात कर रहा हूं मैं, दैट विल बी इक्वल टू केस 1 ये होगा। ठीक है, केस 1 जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के या चार्ज कैपेसिटर के बीच में चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, चार्ज रखा हुआ है यहां पर, तो यानी एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला फोर्स लगेगा, फोर्स की फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज क्यू ई दैट इज इक्वल टू क्यू ई का फॉर्मूला क्या होगा, between the plates, that is q upon a epsilon naught, electric field between the plates of the capacitor, q upon a epsilon naught पुट कर दिया, f की वैल्यू 10 थी, तो q स्मॉल q upon a epsilon naught इक्वल टू कितना आ गया 10 न्यूटन के बराबर। ये केस 1 की बात करी। अब मैंने केस 2 केस मींस ओवर ईयर जो बातें यहां पर क्वेश्चन में बोली गई है, तो मैंने इसको केस 1 केस 2 के फॉर्मेट में ले लिया। ठीक है, नाउ व्हेन वन प्लेट इज रिमूव, अगर एक प्लेट को रिमूव कर दिया यानी माइनस क्यू वाली प्लेट को रिमूव कर दिया, तो अब जो एक प्लेट बचेगी उसमें चार्ज आधा आधा हो जाएगा, बाहर और अंदर, बाहर और अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा Q/2 यानी अब जो चार्ज था प्लेट पे, पहले जो Q था वो अब Q/2 हो गया। ठीक है, तो E डैश, ठीक है, तो अब Q/2 हो चुका है, तो Q की जगह अब Q/2 रखेंगे, तो दिस विल बी E डैश इक्वल्स टू क्या आ गया Q/2 एप्सिलॉन नॉट। फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल्स टू Q E डैश, E डैश की वैल्यू यहां पुट कर दो। अब ये क्या हो गया, आधा हो गया भाई। अल्टीमेटली अगर मैं इसको F डैश बोलता हूं, क्या बोलता हूं F डैश इक्वल्स टू क्या हो गया हाफ ऑफ F अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, हाफ ऑफ F। तो F कितना था 10, तो हाफ इंटू 10 कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। दैट मीन्स जो फोर्स एक्ट करेगी आफ्टर रिमूविंग द प्लेट, ठीक है, वो कितनी होगी 5 न्यूटन। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन ए विल बी परफेक्टली करेक्ट। क्वेश्चन क्या दे रखा था बच्चों हमें, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, बढ़िया सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है, ऑसिलेटर है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आफ्टर 3 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, मतलब यहां पे बोल रखा है x जो है इज इक्वल टू क्या है a/2 है। ठीक है, मुझे क्या करना है, द टाइम पीरियड ऑफ हार्मोनिक मोशन इज, टाइम पीरियड निकालना है, t निकालना है अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन जो हमें दे रखा था, वो कितना उसके अकॉर्डिंग क्या निकालना है, t निकालना है। अब यहां बात चल रही है SHM की, किसकी बात चल रही है SHM की, मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा a sin ओमेगा t, a sin ओमेगा t। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस यूज करेंगे और पुट करने के बाद निकालेंगे आंसर। ठीक है, तो t निकालना है मुझे, यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं, a 6 सेकंड, b 8 सेकंड, c 12 सेकंड एंड d 36 सेकंड। ओके चलो, अब लॉजिक समझ में आ चुका है हमें। क्वेश्चन सॉल्व करना है, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, t कितना दे रखा है 3 सेकंड, x इक्वल्स टू a/2। ठीक है, तो x की जगह a/2 पुट कर दिया, a/2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया a sin 3 ओमेगा, a कट गया, ये और ये उड़ गया, तो यहां से कितना आ गया sin 3 ओमेगा इक्वल्स टू हाफ। अब साइन के टर्म्स में हाफ कब आता है, जब 30 डिग्री हो। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल टू हाफ यानी π/6, तो 3 ओमेगा इक्वल्स टू π/6 आ गया, ओमेगा इक्वल्स टू π/18 आ गया। ओमेगा क्या होता है 2π/t होता है, t निकालना मुझे पाई कट गया। ठीक है, t इज इक्वल्स टू क्या आ गया 36 सेकंड, यही टाइम तो हमें निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन डी विल बी परफेक्टली करेक्ट। तो क्वेश्चन क्या दे रखा था बच्चों हमें, एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स। ठीक है, एक ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है सोर्स की तरफ। ठीक है, ऑफ साउंड विद अ वेलोसिटी इक्वल टू 1/5 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, मतलब ये बोल सकता हूं यहां पर मैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज इक्वल टू 1/5 यानी v/5 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला हुआ था हमसे। द परसेंटेज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी विल बी। तो बच्चों जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो हम लोग बात करते हैं किसकी, फ्रीक्वेंसी की। f इक्वल्स टू क्या होता है f0, ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, v प्लस माइनस v0 अपॉन v माइनस प्लस vs, ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है। ठीक है, vs स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ सोर्स, v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड v0 स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है,
चलो अब जैसे क्वेश्चन में हमसे बोला गया था वैसे हम करते जाएंगे, अल्टीमेटली लास्ट में परसेंटेज चेंज निकालनी है। तो हम देखते हैं ऑप्शंस क्या थे। ऑप्शंस क्या दे रखे थे, ए 20%, बी 10%, सी 5%, डी 0%। ठीक है, तो अब जो फॉर्मूला हमने यूज करा यहां पर उसके अकॉर्डिंग हमने बात करी। तो ऑब्जर्वर जो स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव कर रहा था, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा था। ठीक है, तो ऑब्जर्वर सोर्स मतलब रेस्ट पे था। तो अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन, ये इक्वेशन जो मैंने यहां लिखी थी, F इक्वल्स टू एफ नॉट, ठीक है, F इक्वल्स टू एफ नॉट, ये हो गया V प्लस माइनस वी नॉट था अपॉन V माइनस प्लस VS। ठीक है, तो यहां पर ये क्या था, रेस्ट पे आराम कर रहा था और ये मूव कर रहा था। मूव करते हैं जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाता है तो प्लस लेते हैं। तो ये हो गया फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है, तो एफ नॉट मान लिया मैंने इसको। ठीक है, एफ नॉट जो मुझे निकालनी है, एफ नॉट इक्वल टू एफ एस, सोर्स की फ्रीक्वेंसी। एफ एस स्टैंड्स फॉर सोर्स की फ्रीक्वेंसी और एफ नॉट स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहां पर मुझे जो निकालनी है, तो वी नॉट इक्वल टू कितना है, V बाई 5 पुट कर दिया और सॉल्व किया। तो ये एफ यानी ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 6/5 इंटू सोर्स की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मुझे ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी तो निकालनी थी और एक फ्रीक्वेंसी एफ नॉट जो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन में बोलता हूं वो मुझे दे रखी थी सोर्स की फ्रीक्वेंसी, तो मैंने उसको एफ एस मान लिया। ठीक है, तो एफ ओ दैट इज ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी इक्वल 6/5 इंटू एफ एस। अब परसेंटेज चेंज निकालना फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो दिस विल बी एफ ओ माइनस एफ एस अपॉन एफ एस इंटू 100। तो 6/5 एफ एस माइनस एफ एस। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 6/5 एफ एस माइनस एफ एस। ठीक है, एफ एस अपॉन एफ एस। तो एफ एस कर गए। ठीक है, कट गया, इंटू क्या है 100 है, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ गया 1/5। 1/5 इंटू क्या हो गया 100, कितना आ गया 20%। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर ऑप्शन ए विल बी परफेक्टली करेक्ट। तो बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा था हमें, कंसीडर अ लाइट रे। ठीक है भाई, ट्रैवलिंग इन एयर, ठीक है, किसमें ट्रैवल कर रही है, एयर में, इज इंसिडेंट इनटू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2n। ठीक है, एयर से मतलब एयर से लाइट जो है आ रही है और मीडियम में जा रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2n दे रखा है। बहुत बढ़िया। द इंसिडेंट एंगल इज ट्वाइस दैट ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल, मतलब यहां क्या बोल रखा है हमसे, I विल बी इक्वल टू 2R होगा, ये हमसे क्वेश्चन में बोला हुआ था। ठीक है, अब देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब मुझे अल्टीमेटली I निकालना है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है मटेरियल का या मीडियम का √2n दे रखा है। ठीक है, चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या बोल रखे थे, A B C D, साइन इनवर्स √n, कॉस इनवर्स √n/2, साइन इनवर्स √2n, ऑप्शन डी 2 कॉस इनवर्स √n/2। ठीक है, चलो अब यहां पे जो क्वेश्चन में बोल रखा था वो हमने लिखा, I इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R। अब यहां पर लाइट जो है वो हवा से कहां आ रही है, मीडियम के अंदर आ रही है। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू यूज ओवर हियर द स्नेल्स लॉ। ठीक है, क्योंकि मुझे हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है जो कि 1 होता है और मीडियम का मुझे दे रखा है √2n दे रखा है। तो वी आर गोइंग टू यूज द स्नेल्स लॉ ओवर हियर। स्नेल्स लॉ क्या होता है बच्चों, स्नेल्स लॉ बच्चों का थोड़ा फेवरेट होता है, आप लोगों का भी होगा। स्नेल्स लॉ इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू N2/N1, N2/N। ठीक है, N2/N1, तो इसको इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है बहुत आसानी से। ठीक है, N1 क्या है, 1 है एयर, N2 क्या है √2n, बहुत बढ़िया। और मुझे R जो I दे रखा है 2R दे रखा है, तो मैं यहां पे R इक्वल्स टू I/2 लिख सकता हूं, बहुत बढ़िया लिख सकता हूं। तो यहां साइन I अपॉन साइन I/2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, √2n आ गया। अब देखो हमें पता है कि अगर हम लिखते हैं बच्चों कि साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है, साइन I लिखा है, तो अगर मुझे इसको तोड़ना है तो आधा करना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया यहां पर 2 साइन I/2 कॉस I/2, है ना, 2 साइन I/2 कॉस I/2 अपॉन साइन I/2, साइन I/2 कट गए, क्या बचा यहां 2 कॉस I/2 इज इक्वल्स टू √2n। ठीक है, 2 को नीचे लिया है तो √2 अपॉन 2 विल बी √2, 1/√2 सॉरी 1/√2, तो ये कॉस I/2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, √n/2। ठीक है, अब I निकालना है, I निकालना है, तो I/2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या हो गया, √n/2। और अगर मुझे सिंपल I चाहिए तो 2 को इधर ले जाता हूं, 2 cos इनवर्स अंडर √n/2 विल बी द आंसर। ठीक है, दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन डी विल बी परफेक्टली करेक्ट। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों हमें, हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, मतलब मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, कहां पर, ग्राउंड स्टेट में।
ठीक है, एब्जॉर्ब्स 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है, मतलब एनर्जी दे रखी है हमें, किसमें, ग्राउंड स्टेट में। द एंगुलर मोमेंटम यानी एल ऑफ एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम विल इंक्रीज बाय द वैल्यू ऑफ, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम विल इंक्रीज बाय द वैल्यू ऑफ, वो मुझे निकालना है। प्लैंक्स कांस्टेंट यानी h की वैल्यू दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शंस ए 2.10 × 10⁻34 जूल सेकंड, बी 1.05 × 10⁻34 जूल सेकंड, सी 3.15 × 10⁻34 जूल सेकंड, ऑप्शन डी 4.2 × 10⁻34 जूल सेकंड। अब क्वेश्चन से समझ में आता है कि हाइड्रोजन एटम अपनी ग्राउंड स्टेट से जाएगा ऊपर, ठीक है, ऊपर जाएगा, कहां जाएगा पता नहीं, ठीक है, वो हमें निकालना है, ठीक है। हमें बोल रखा है ऑब्जॉर्व कर रखता है एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, अब कहीं जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम करेगा ऑर्बिट के अंदर, एंगुलर मोमेंटम विल इंक्रीज बाय, वो मुझे यह निकालना है, L इज इक्वल टू NH/2π का फॉर्मूला यूज करके, NH/2π, यहां पर n की वैल्यू ग्राउंड स्टेट के लिए 1 होगी और दूसरी वैल्यू जो मुझे निकल के आएगी चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला लगा के वो हम यहां पर निकालेंगे। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इससे ज्यादा क्लियर होगा। तो यहां पे क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, चेंज इन एनर्जी का, दैट इज 13.6 ब्रैकेट 1/1² माइनस 1/n² इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब कर रहा था ना, ठीक है, मुझे दे रखा था, ओके, इसको सॉल्व किया तो n कितना आ गया 2, ठीक है। अब ऑब्जर्व करने के बाद ग्राउंड स्टेट से n इक्वल टू 2 तक गया, बहुत बढ़िया। तो यहां से मुझे अब क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, इनिशियल और फाइनल। एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं बच्चों जब हम यहां पर, तो एंगुलर मोमेंटम यानी L इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, NH/2π, ठीक है। अब मैं ग्राउंड स्टेट के एंगुलर मोमेंटम की बात करूंगा तो n इक्वल टू 1 रखूंगा और जब आगे की बात करूंगा n इक्वल टू 2 रखूंगा। तो देखो इनिशियल क्या था, दैट इज इक्वल टू h/2π इंटू 1 और फाइनल क्या है 2, n की वैल्यू 2 रख दी, 2h/2π, ठीक है। मुझे चेंज की बात करनी है, डेल्टा एल भाई, तभी तो बताऊंगा कितना बड़ा है ना, चेंज निकालना पड़ेगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल h/π, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, यहां से अगर करेंगे इसको सॉल्व, दैट विल बी इक्वल टू, ये कितना हो गया 2h/2π है ना, माइनस h/2π, तो कितना बचा h/2π, ये आ गया h/2π। h की वैल्यू कितनी रखी थी 6.6 × 10⁻34, 2 इंटू पाई दैट 22/7। फर्दर सॉल्व किया इसको तो डेल्टा एल यानी कितना इंक्रीज करा, कितना आया, दैट इज 1.05 × 10⁻34 जूल सेकंड। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन बी इज परफेक्टली करेक्ट। तो बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा था हमें, आइडेंटिफाई द करेक्ट लॉजिक गेट फॉर द फॉलोइंग आउटपुट, ठीक है। वी वर टोल्ड टू फाइंड आउट द करेक्ट लॉजिक गेट फॉर द फॉलोइंग आउटपुट, ठीक है। तो हमें देखो ये दो इनपुट दे रखे हैं, एक तो ए, दो इनपुट दे रखे हैं, ठीक है, यहां पे क्या दे रखा है हमें, दो इनपुट दे रखे हैं बच्चों, एक ए एक बी, और ये क्या है हमारा आउटपुट है, ये क्या है हमारा आउटपुट है, ठीक है। और मुझे करेक्ट लॉजिक गेट यहां पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हमें 4 लॉजिक गेट दे रखे हैं यहां पर, ए बी सी और डी, ठीक है। इनमें से मुझे बताना है कौन सा लॉजिक गेट सही है एज पर द गिवन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। कुछ समझ में आ गया, क्वेश्चन बहुत आसान है, सेमीकंडक्टर बेस्ड है, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। तो यहां पर बच्चों देखो समझो, यहां पर हम ये इनपुट है ए बी और ये आउटपुट है वाई, ठीक है। तो ये कंडीशन अब 1 बाय 1 बात करते हैं। अगर मैं यहां पर क्या बनाना चाहता हूं, अगर मैं यहां पर क्या बनाना चाहता हूं, आउटपुट निकालना है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, दिस विल बी योर 1, ठीक है, और यहां भी क्या हो गई 1 हो गई, 1 1, और यहां पे आउटपुट में कितना आ गया 1 आ गया। चलो मैं इसका चार्ट बनाता हूं, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1 ए पे 1 बी पे 1 और आउटपुट में क्या आ गया यहां पर बच्चों 0 आ गया, सॉरी, ठीक है। आउटपुट में क्या आ गया यहां पर 0, देखो यहां पर 0 है, स्टार्ट हो रहा है यहां से, तो यहां पर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है यहां से, यहां पे क्या आ गया 0 आ गया। चलो 1 1 विल गिव 0 अकॉर्डिंग टू गिवन दिस वेव फॉर्म जो हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चार्ट बना रहे हैं। चलो ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर, तो ये क्या हो गया 0, ठीक है, और यहां पर भी क्या हो गया 0, ठीक है, और यहां पे क्या आ गया 1, यानी 0 0 विल गिव 1, 0 0 विल गिव 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये क्या है 0, ठीक। अब यहां पर क्या होगी, चढ़ाई होगी, ये हो गया 1
और यहां पर भी 1, तो 0 और 1, 0 1 विल गिव्स 1, देखो यहां पे भी 1 है, ठीक है। तो उसी तरह हम ये बनाते जाएंगे, ये क्या हो गया, दिस इज 1, ठीक है, यहां पर क्या हो गया और यहां पर क्या आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, दिस विल बी 0 1 विल गिव्स 1, देखो किसकी बात कर रहे हैं हम, चौथे की, तो 1, ठीक है, ए पे था, बी पे क्या आया बच्चों, 0, देखो यहां पर है क्योंकि अभी यहां जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, हमें वेवफॉर्म समझ में आ रहा है कि 1 0, भाई हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लॉजिक गेट्स की। लॉजिक गेट्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए इनपुट 0 1 के फॉर्मेट में ही होता है, तो आउटपुट भी उसी फॉर्मेट में आता है, तब जाके हमें गेट्स का पता चलता है कि कौन सा गेट हम यूज करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह यहां पर हमने बात करी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, उसी तरह जब ऊपर होगा तो 1 होगा और नीचे होगा तो 0 होगा, ठीक है। तो हमने ये क्या करा, जितना वेवफॉर्म हमें दे रखा है वो पूरा का पूरा चार्ट यहां पे बना लिया, चार्ट यहां पे बना लिया, ठीक है। पूरा का पूरा क्या कर लिया, चार्ट यहां पर हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हमें यहां पर ऑप्शंस दे रखे थे, तो हमें क्या दे रखा, हमने टेबल बना रखी है, टेबल बना रखी है। अब इसके अकॉर्डिंग बात करूं अगर इनपुट के अकॉर्डिंग, तो पहले में क्या हो रहा है, 1 क्या रख रहे हैं हम लोग यहां पर, पहले में क्या रख रहे हैं बच्चों, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहां क्या हो रहा है, 1 1 एंड दिस विल बी 0, तो 1 1 और क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारा, दिस विल बी योर एंड गेट, क्या होता है ये, सॉरी ऑर गेट, क्या होता है ये, ऑर गेट। तो 1 + 1 इज 1, ठीक है, और 1 का यहां क्या आ गया, 0 आ गया। चलो पहली बात तो सही हो गई, ठीक है, पहली बात तो सही हो गई, 0 आ गया। नेक्स्ट 0 0 विल गिव 1, 0 + 0 इज 0 एंड विल गिव 1, बिल्कुल सही है, दूसरी बात भी सही होगी। तीसरी बात करते हैं, 0, ठीक है, यहां पे 0 1 विल गिव 1, 0 + 1 विल बी 1 एंड ये क्या है, नॉट गेट, तो उल्टा हो जाएगा 0, जो कि गलत है, गलत है, यानी पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। हम 1 बाय 1 चेक कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ड्रॉन ट्रुथ टेबल, जो टेबल हमने ड्रॉ करी है यहां पर बच्चों, उसके अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं 1 बाय 1। और आप यहां पर भी देख के समझ सकते हो कि यहां पर क्या है, ऊपर तो 1 नीचे तो 0, ऊपर तो 1 नीचे तो 0, रखते जाओ। ये क्या होता है, ऑर गेट होता है, ये क्या होता है, नॉट गेट होता है। अभी सेकंड वाले में बात करते हैं, सेकंड वाले में अगर मैं यहां बात करता हूं, ये क्या है, एंड गेट है, ये क्या है, नॉट गेट है, ठीक है। सेकंड गेट में अगर बात करता हूं तो पहले में क्या है, 1 1 1 into 1, भाई एंड गेट मतलब डॉट इनटू 1 into 1 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं 1 बाय 1, तो पहले दो कंडीशन सही है, अब तीसरी कंडीशन को मैच करना है, क्योंकि पहले वाले ऑप्शन के अंदर तीसरी कंडीशन मैच नहीं हुई थी। तीसरी कंडीशन क्या है मेरी, दैट इज यहां पर क्या आ रहा है, 0 1 विल गिव 1, 0 1 विल बी 0 एंड 0 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा, बिल्कुल सही है, तीसरी कंडीशन सही है इसकी, ठीक है। इसी तरह सारी कंडीशन चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन बी सही आ रहा है, बाकी दो ऑप्शंस गलत आ रहे हैं। दैट मींस ये क्या हो गया, एंड दिस इज नॉट, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे बच्चों, नैंड गेट, क्या बनाएंगे, नैंड गेट। तो मतलब जो हमें इनपुट दे रखा है, ठीक है, उससे जो आउटपुट आ रहा है वो किसका है, नैंड गेट, नैंड गेट से आ रहा है। लॉजिक गेट क्यों यूज करा है, नैंड गेट यूज करा है। दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी, ऑप्शन विल बी बी विल बी परफेक्टली करेक्ट, ठीक है। अगर आउटपुट लिखते हैं हम लोग नैंड गेट का तो क्या होता है, y = a.b का बार, ठीक है। दैट यहां पर ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन परफेक्टली करेक्ट है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा था बच्चों हमें, अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, मिक्सचर है किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। वॉल्यूम दे रखी है 2000 सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर 300 केल्विन, प्रेशर दे रखा है 100 किलो पास्कल एंड मास दे रखा है 0.76 ग्राम, ठीक है। दोनों के मिक्सचर का कितना है, 0.76 ग्राम, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन द मिक्सचर विल बी, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स यानी n1 n2 बोल ले, ठीक है। n1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज n1 by n2 का रेशियो निकालना है, n1 by n2 निकालना है, ठीक है। और मुझे क्या बोल रखा है, n1 + n2 विल बी इक्वल टू कितना दे रखा है, 0.76 ग्राम, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, मुझे कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 0.76। पर यहां पर एक छोटी सी क्या करना है, हमें यहां पर इंटू करना पड़ेगा इनका मास, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की बात करें n1 × 2 प्लस उसकी बात करें, सॉरी हाइड्रोजन की बात करें
N1 इंटू 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं N2 इंटू 32 विल बी इक्वल टू कितना आ रहा है 0.76। ये परफेक्ट क्या है हमारी परफेक्टली इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हमें समझ में आ चुका है हमें करना क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शंस गिवन है A 1/3, B 3/1, C 1/16 एंड D 16/1। ओके, चलो सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। तो PV इक्वल्स टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से N की वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, P दे रखा था हमें, V दे रखा था हमें, R की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, T ओके, सारी वैल्यूज को हमने रख दी। N की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 80 इंटू कितनी आ गई 80 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो मतलब N क्या था, N1 प्लस N2 था, तो N1 प्लस N2 विल बी इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज 0.08। पर क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा था, मुझे दे रखा था नंबर ऑफ मिक्सचर का जो मास दे रखा था 7.76 ग्राम दे रखा था। ठीक है, दैट इज N इंटू M करेंगे तो ये कितना हो गया, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 32। ठीक है, तो N1 इंटू 2 प्लस N2 इंटू 32 विल बी इक्वल 0.6। ये हमें गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर बस अब कुछ नहीं करना हमें, किसी भी एक की वैल्यू ले लेते हैं यहां से। तो ये कितना लिया मैंने 0.08 माइनस ऑफ N2 विल बी इक्वल टू N1। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, N1 की वैल्यू यहां पर पुट कर दूंगा, ये वाली वैल्यू पुट कर दी दोनों तरफ। ठीक है, सॉल्व किया तो N2 कितना आ गया 0.02। ठीक है, अब मेरे पास क्या है बच्चों, यहां पर N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 0.08 है। अगर N1 कितना आ गया, N2 कितना आ गया 0.02 प्लस ऑफ N1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0.08। ठीक है, तो N1 विल बी इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज 0.08 माइनस ऑफ 0.02 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0.06। सिंपल मैथमेटिक्स है। तो N1 भी निकल गया और क्या निकल गया, N2 भी निकल के आ चुका है। बस रेशियो निकालना है N1/N2 का, तो रख दिया N1/N2 का रेशियो निकाल रहे हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.06 अपॉन 0.08। तो ये हो गया 2 3 और 2 4 तो ये हो गया 3 ठीक है 0.02 सॉरी 8 नहीं, क्या 0.02 रखना है यहां पर। ठीक है 0.02। ओके यहां पर कितना आ गया 2 3 एंड 2 1 तो रेशियो विल बी 3/1। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन बी विल बी परफेक्टली करेक्ट। प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा था हमें, इन अ कार्नोट इंजन, मतलब यहां पे क्वेश्चन किसका है, थर्मोडायनेमिक्स का कार्नोट इंजन का क्वेश्चन है। इन द कार्नोट इंजन द टेंपरेचर ऑफ द रिजर्वॉयर इज 527 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना टेंपरेचर दे रखा है, दैट इज 527 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज टेंपरेचर ऑफ रिजर्वॉयर। ठीक है, अब इसको चेंज करना पड़ेगा केल्विन के अंदर, तो 527 प्लस कितना हो गया 273 विल बी इक्वल टू कितना आ गया 800 केल्विन। ठीक है 800 केल्विन। ओके एंड दैट ऑफ सिंक इज 200 केल्विन। कितना हो गया 200 केल्विन। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको बोलता हूं ये क्या है T1 है और ये क्या है मेरा T2। TS विल बी इक्वल टू क्या हो गया T2। चलो ठीक है, इफ द वर्क डन बाय द इंजन व्हेन इट ट्रांसफर्स हीट फ्रॉम रिजर्वॉयर टू सिंक, तो रिजर्वॉयर से सिंक की तरफ जो हीट आ रही है उसने कितना काम किया, कितना 12 इंटू 10⁻6 जूल, 12 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, ये इतना काम किया। मुझे क्या निकालना है, क्वांटिटी ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द इंजन। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द इंजन, दैट मींस आई हैव टू फाइंड द Q1। ठीक है, फ्रॉम रिजर्वॉयर इज इक्वल्स टू इनटू 10⁻6 जूल के टर्म्स में निकालना है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आ चुका है मुझे, मतलब दिमाग में यहां पे फट से आ जाना चाहिए कि वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। क्या होती है इन टर्म्स ऑफ टेंपरेचर बात करें तो 1 माइनस T2 अपॉन T1, और वर्क डन के टर्म्स में बात करो W अपॉन क्या होती है Q1 होती है। ठीक है, अगर ये लॉजिक याद आ गया तो क्वेश्चन हो गया आसान। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है और आंसर लेके आना है। तो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है बच्चों, तो यहां पर T2 को माना T सिंक, ठीक है दैट इज 200 केल्विन दे रखा है। T1 को माना T रिजर्वॉयर, दैट इज कितना 8 हमारा, दैट वाज इक्वल टू कितना 800 केल्विन। ठीक है 800 केल्विन हमने निकाला। ओके, वर्क डन कितना 12 इंटू 10⁻6 Q1 मुझे यहां पर निकालना था। मैंने इसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला एटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू W अपॉन Q1। T2 की वैल्यू रखी 200, 800 और वर्क डन 12 इंटू 10⁻6 अपॉन Q1, यानी ये पूरे का पूरा मेरे पास निकल के यहां पर आ गया। ठीक है, ये कितना हो गया 4 ठीक, तो ये कितना बचा यहां पर 4 माइनस 1 3/4, तो 3/4 इक्वल्स टू क्या होगा 12 इंटू 10⁻6 अपॉन Q1। बढ़िया, ये हो गया 4। ठीक है,
ये हो गया 3 4 जा, तो ये 4 4 16 हो गया, 16 Q1 हो जाएगा 16 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। ये Q1 दैट इज क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड है, पर आंसर ब्लैंक का चाहिए था, तो आंसर विल बी 16। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा था हमें? क्वेश्चन दे रखा था अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू अ 25 वोल्ट एंड 5 वॉट लैंप। ठीक है, देखो यहाँ पे एक लैंप दे रखा था, क्या दे रखा था? लैंप दे रखा था। इसका पोटेंशियल कितना दे रखा था? 25 वोल्ट और 5 वॉट पावर दे रखी है। ओके, एंड एडिशनल रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। ठीक है, तो इस लैंप के एडिशनल रेजिस्टेंस आर सीरीज में कनेक्ट है, shown in the figure, to run the lamp at its peak brightness, then the value of R in ohm will be। तो मुझे वैल्यू ऑफ R निकालनी है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है किसमें? ओम में। और जो मुझे सोर्स सप्लाई दे रखी है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की दे रखी है। ठीक है, कुछ समझ में आ गया? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या होगा, यहाँ पर मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर इसके अक्रॉस करंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके अक्रॉस करंट निकालने के बाद सीरीज में क्या सेम होता है? करंट सेम होता है। तो अब मुझे यहां पर करंट पता है, ठीक है, और पोटेंशियल निकाल लेंगे। ओके, पोटेंशियल निकाल लेंगे, फिर उसको ओम्स लॉ लगाकर हमारी क्या पता चल जाएगा? आर की वैल्यू पता चलेगी। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, तो हमें वहां पर सबसे पहले क्या निकालना है? हमें पावर इक्वल्स टू V इंटू आई का फॉर्मूला यूज करा। ठीक है, V इंटू आई का फॉर्मूला यूज करा। पावर कितनी थी लैंप की? 5, V कितनी? 25 थी, आई निकल गया, कितना आया? दैट इज I इक्वल्स टू 1/5 एम्पियर। ये किसका करंट है? करंट इन लैंप, करंट इन लैंप। ठीक है, किसका है करंट? ये लैंप का। ये करंट अक्रॉस लैंप लिख लेता हूं। ठीक है, अब इसके अक्रॉस क्या कनेक्ट कर रखा था बच्चों? हमने रजिस्टर कनेक्ट कर रखा था आर का, है ना। तो अब वो दोनों सीरीज में कनेक्ट। सीरीज में करंट क्या होता है? सेम होता है। सीरीज कनेक्शन में क्या सेम होता है? करंट सेम होता है। करंट विल बी सेम, तो करंट क्या हो गया हमारा? सेम हो गया। दैट इज आई विल बी इक्वल टू कितना आ रहा है? 1/5 एम्पियर। यही करंट किसमें होगा? रजिस्टर के अंदर, ठीक है, चलो समझ में आ गया। अब वी आर, दैट इज वी आर गोइंग टू यूज द ओम्स लॉ, क्योंकि मुझे क्या करना है? मुझे पता करना है आर की वैल्यू, तो ओम्स लॉ का यूज यहां पर कर लिया हमने। ठीक है, वी। अब टोटल पोटेंशियल कितना दे रखा था? वी कितना दे रखा था? 220 वोल्ट, और जो लैंप के पास था VL लिख देता हूं, कितना था? दैट वाज 25 वोल्ट। मुझे रजिस्टर के अक्रॉस चाहिए, तो VR विल बी इक्वल टू V माइनस क्या हो जाएगा? VL हो जाएगा, V माइनस VL हो जाएगा। तो टोटल माइनस 220 माइनस कितना हो गया? 25। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया? दिस विल बी इक्वल टू 195। ये हो गया वोल्टेज या पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर, तो रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है कितना है? 195 वोल्ट। ठीक है, और आई मुझे पता है, तो आर निकल सकता है। क्या हुआ? वैल्यू पुट कर दिया, आर इक्वल्स टू 195 इंटू 5, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 975 ओम। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी 975। तो बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा था? इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी YDSC, बढ़िया। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स। ओके, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्लिट्स आर 0.6 मिलीमीटर डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, जो बोला जा रहा है वो करते जाते हैं। 2 स्लिट्स होते हैं, दोनों स्लिट आपस में कितनी दूरी पर है? 0.6 मिलीमीटर, यानी स्मॉल डी की वैल्यू है ये। ठीक है, S1 S2 स्लिट्स अपार्ट। इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से स्क्रीन जो है वो यहां पर है, कितनी दूरी पर है? 80 सेंटीमीटर की दूरी पर, 80 सेंटीमीटर की दूरी फ्रॉम द स्लिट्स। द फर्स्ट डार्क फ्रिंज, पहली डार्क फ्रिंज, ठीक है, इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे ऑब्जर्व हुई डायरेक्टली अपोजिट टू वन ऑफ द स्लिट्स, यहां पे मान लेते हैं, चलो ठीक है, यहां पे मान लिया। ओके, डायरेक्टली कहां? अपोजिट टू द वन ऑफ द स्लिट्स। ठीक है, यहां पर डार्क फ्रिंज ऑब्जर्व हुई, पॉइंट P मान लेते हैं यहां पर। ठीक, ओके। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट विल बी, मुझे क्या निकालना है? मुझे लैम्डा निकालना है।
लाइट, जो लाइट पास हो रही है उसकी वेवलेंथ निकालनी है। अब जो साफ साफ समझ में आ रहा है ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो उसी के फॉर्मुलाज यहां पर यूज होने वाले हैं हमारे, ठीक है। चलो ठीक है, अब यहां पे क्या डार्क फ्रिंज है, ये इससे मान लेते हैं कितनी दूरी पर है, y दूरी पर, y दूरी पर, ठीक है। तो यहां पर अगर फर्स्ट डार्क फ्रिंज की बात चल रही है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज की बात चल रही है, तो फॉर्मूला क्या होगा, डी लैम्डा अपॉन क्या होगा, डी लैम्डा अपॉन 2 डी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला फर्स्ट डार्क फ्रिंज इक्वल्स टू डी लैम्डा अपॉन 2d एंड दिस विल बी इक्वल टू डी बाय 2 के बराबर होगा, क्योंकि डायरेक्टली अपोजिट है ना, ठीक है, डायरेक्टली अपोजिट, तो डी बाई 2 के बराबर हो गया। अगर मुझे ये लॉजिक समझ में आ गया क्वेश्चन के अंदर, तो मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। मुझे लैम्डा पता करना है, चलो पता करते हैं। ओके, तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज इक्वल टू क्या हो गया, डी लैम्डा अपॉन 2d विल बी इक्वल टू डी बाई 2, ठीक है। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 कट गया यहां से, ठीक है। यहां से क्या हुआ, 2 हमारा उड़ गया, उड़ने के बाद ये डी स्क्वायर लैम्डा इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन लैम्डा, ये निकल के आ गई मेरी इक्वेशन किसकी, वेवलेंथ की। और स्मॉल डी की वैल्यू कितनी रखी थी मुझे, दैट इज इक्वल टू 0.6 इंटू 10 टू द पावर -3, मिलीमीटर में है तो मीटर में चेंज कर लिया, ठीक है। बड़े डी की वैल्यू कितनी दे रखी, 80 सेंटीमीटर, तो ये दोनों किस में आ गए, मीटर में आ गए। 80 इंटू 10 टू पावर -2 पुट कर दी वैल्यूज, यहां से फर्स्ट डार्क फ्रिंज कितना निकल के आ गया, 450 इंटू 10 टू पावर -9 मीटर, दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी 450। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा था हमें, क्वेश्चन दे रखा था बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट की बीम है, ठीक है, बीम है, इज यूज्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के काम आ रही है, द इलेक्ट्रॉन्स इन लिथियम प्लस प्लस, ठीक है, लिथियम प्लस प्लस, ओके। तो Z विल बी इक्वल टू कितना आ गया, इसका 3 आएगा, ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, मतलब एक्साइट कर दिया उसको, फर्स्ट ऑर्बिट से पहुंच गया कहां पर, थर्ड ऑर्बिट पर, बढ़िया, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट इज फाउंड टू बी x इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। मुझे क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी, वेवलेंथ निकालने के बाद क्या करना था, मुझे यहां पर कंपेयर करना था और फिर x की वैल्यू निकालनी थी, आसान क्वेश्चन। तो गिवन Hc इज इक्वल टू 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ये तो हमें पता होता है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम लोग, वेवलेंथ का 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू RZ स्क्वायर ब्रैकेट 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस ऑफ 1 बाय n2 स्क्वायर, ठीक है। n1 n2 की वैल्यू हमें यहां दे रखी है, z की वैल्यू हमें पता है, z इक्वल टू 3 है, आसानी से हम यहां पे वैल्यूज पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आर क्या रेडिबल कांस्टेंट है, क्या होता है 109.678 पर सेंटीमीटर, ठीक है। चलो पुट करते हैं वैल्यूज को, तो z इक्वल टू 3, दिस इज फॉर लिथियम प्लस प्लस, ठीक है, फॉर LaI प्लस प्लस, ठीक है। यहां पे इस फॉर्मूले का यूज हम लोग किया, n1 इक्वल टू 1 रखा, n2 इक्वल टू 3 रखा, ठीक है, z की वैल्यू 3 रखी, तो यहां से निकल के 1 बाय लैम्डा इक्वल टू कितना है 8r, तो लैम्डा निकालना है, दैट इज 1 बाय 8r, r की वैल्यू 109.678 पर सेंटीमीटर रखते हैं, तो अल्टीमेटली जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आएगा 114 इंटू 10 टू पावर -10, ठीक है। और मुझे क्वेश्चन में लैम्डा कितना दे रखा है, x, ठीक है, x इंटू कितना दे रखा है, x इंटू 10 टू द पावर -10, x इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। तो जब मैं कंपेयर करता हूं तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही, 114, तो आंसर विल बी 114 फॉर दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा था हमें, क्वेश्चन दे रखा था सेल शंटेड बाय 8 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, एक सेल है शंटेड बाय 8 ओम रेजिस्टेंस इज बैलेंस्ड अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर, मतलब ये पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, अ सेल शंटेड बाय 8 ओम रेजिस्टेंस इज बैलेंस्ड अक्रॉस अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर, द बैलेंस लेंथ इज 2 मीटर व्हेन द सेल इज शंटेड बाय 4 ओम रेजिस्टेंस। मतलब बच्चों यहां पर दो कंडीशंस दे रखी है, ठीक है, दो कंडीशंस कैसे, एक तो सेल शंट करा 8 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसको फिर बैलेंस करा, इस बैलेंस बाय अक्रॉस अ पोटेंशियोमीटर वायर जिसकी लेंथ थी 3 मीटर, फिर अब क्या किया, बैलेंसिंग लेंथ को 2 मीटर कर दिया और सेल को शंट करा बाय रजिस्टर ऑफ 4 ओम, ठीक है। तो मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज स्मॉल r निकालनी, सेल की क्या निकालनी है, सेल की स्मॉल r। अब यहां पर
फट से दिमाग में आ जाना चाहिए हमारे कि क्या करना है। हमें पता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू L होता है, तो यहां पे अगर रिलेशन बात करेंगे तो V1 अपॉन V2 विल बी इक्वल टू क्या होगा, L1 बाय L2। ठीक है, अब ये सेल की बात हो रही है, शंटेड रेजिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर दिस विल बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E माइनस I1 स्मॉल r अपॉन E माइनस I2 स्मॉल r। ये इक्वेशन अगर मेरे दिमाग में आ जाती है, ठीक है, अल्टीमेटली मुझे ये तो पता है, ठीक है, अगर V1 V2 के फॉर्मेट में V1 इक्वल्स टू क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स टू क्या होगा, E माइनस I1 r, और V2 विल बी इक्वल टू E माइनस I2 r। तो यहां से अगर मुझे ये रिलेशन समझ में आ जाता है तो मैं आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, V1 बाय V2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 है, तो L1 कितना था 3 और L2 क्या है 2, E माइनस I1 r अपॉन E माइनस I2 r। चलो ठीक है, ये रिलेशन मेरे समझ में आ चुका है। अब मुझे I1 निकालना है। ठीक है, I1 इज इक्वल टू क्या होगा, E बाय R इक्वलेंट। अब शंटेड क्या कर रखा है मैंने, यहां पर कनेक्ट कर रखा है, तो E अपॉन 8 प्लस R, दिस इज फॉर I1। ठीक है, क्योंकि भाई शंटेड रेजिस्टेंस कितना था, 8 ओम का था। ठीक है, I2 की बात करेंगे हम, सेम लॉजिक का फॉलो करना है, E बाय R इक्वलेंट। ठीक है, ओके, E अपॉन वहां पे फिर बदल के क्या कर देता, 4 ओम का रेजिस्टेंस कर देता, तो दिस इज 4 प्लस R हो जाएगा, दिस इज और I2। तो I1 I2 निकल गया। ठीक है, I1 I2 निकल गया, मैंने यहां पर पुट कर दिया I1 और I2 की वैल्यू। पुट करने के बाद सॉल्व किया तो मेरे पास रिलेशन ये निकल के आता है, 3/2 इज इक्वल टू 8 ब्रैकेट 4 प्लस R अपॉन 4 ब्रैकेट 8 प्लस R। तो ये हो गया 4 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 4, तो 4, चलो सॉल्व करते हैं इसको, 3 8 24 और 3R, 24 प्लस 3R एंड दिस विल बी 16 प्लस 4R। तो ये 24 माइनस 16 दैट इज 8 और ये हो गया 1, तो R स्मॉल r दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस कितना निकल के आया, 8 ओम। दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी 8। बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा था, क्वेश्चन दे रखा था द करंट डेंसिटी इन अ सिलिंड्रिकल वायर। ठीक है, करंट डेंसिटी इन अ सिलिंड्रिकल वायर, दैट मींस वी आर, सिंबल क्या था करंट डेंसिटी का, J, किसमें, सिलिंड्रिकल वायर में, कितनी रखी है, ऑफ रेडियस 4 मिलीमीटर। ठीक है, वायर का रेडियस कितना है, 4 मिलीमीटर था, इस 4 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, द करंट थ्रू द आउटर पोर्शन ऑफ द वायर, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है हमें, करंट क्या बोल रखा है, आउटर पोर्शन ऑफ द वायर बिटवीन रेडियल डिस्टेंस कितना, R/2 एंड R इज। अब बच्चों यहां पर J क्या होता है, J इज इक्वल टू होता है I/A। मुझसे क्या पूछा, करंट पूछा है, करंट इज इक्वल टू I/J इंटू A। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहां पर साफ साफ भाषा में क्या रखा है, द करंट थ्रू द आउटर पोर्शन ऑफ द वायर बिटवीन द रेडियल डिस्टेंस R/2 एंड R। ठीक है, तो अब अगर मैं एरिया की बात करूं यहां पर तो क्या होगा, पाई R स्क्वायर, क्योंकि वायर है ना, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, I इज इक्वल टू J पाई R स्क्वायर, ठीक है, माइनस पाई R/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहां पर, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज। ठीक है, और फिर वैल्यूज पुट करके आंसर लेके आएंगे, देखते हैं। तो J इज इक्वल टू I/A, इज इक्वल टू J इंटू A, J 4 इंटू 10⁻⁶ दे रखा था, पाई R स्क्वायर माइनस पाई R/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व किया तो अगर मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करता हूं, सिर्फ इस वाले पार्ट को, ठीक है, तो ये कितना होगा, 4 हो जाएगा, 4 का इधर आ जाएगा, 4 माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया 3/4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, पाई R स्क्वायर को बाहर ले लिया, इनटू क्या आ गया, 3/4। ये सॉल्व किया, R, अब यहां पे किसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, R की वैल्यू पुट कर दी, R कितना रखा था, 4 मिलीमीटर, दैट इज 4 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर हो गया इंटू 3/4। इसको पूरे को सॉल्व किया तो हमारा जो I आ रहा है, करंट आ रहा है आउटर पोर्शन ऑफ द वायर में, कितना आ रहा है, 48 पाई एम्पियर। दैट मींस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 48। तो क्वेश्चन क्या दे रखा था बच्चों हमें, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 50 पिकोफैरेड। ठीक है, कैपेसिटर बेस्ड क्वेश्चन था, करंट इलेक्ट्रिसिटी, 50 पिकोफैरेड की कैपेसिटेंस दे रखी, कैपेसिटर की चार्ज बाय 100 वोल्ट सोर्स। ठीक है, इट इज देन कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड आइडेंटिकल कैपेसिटर। ठीक है,
उसको दोबारा कनेक्ट, दूसरे से कनेक्ट कर दिया, किससे? अनचार्ज कैपेसिटर से। आइडेंटिकल, सेम ही है, ठीक है, पर अनचार्ज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किसकी बात कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस की बात कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस इन द प्रोसेस, ठीक है, नैनो जूल में निकालनी है, ठीक है। एनर्जी की बात कर रहे हैं बच्चों, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ CV², यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कैपेसिटर क्या बोल रखा है यहाँ पे? कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 50 पिकोफैरेड, ठीक है, कितना? 50 पिकोफैरेड का कैपेसिटेंस था उसका। चार्ज करा उसको 100 वोल्ट सोर्स से, फिर कनेक्ट कर दिया उसको एक अनचार्ज कैपेसिटर से, ठीक है। तो मतलब पैरेलल कनेक्शन, सॉरी सीरीज कनेक्शन हुआ। क्या हुआ यहाँ पर? सीरीज कनेक्शन हुआ। तो मतलब मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा? C इक्विवेलेंट, ठीक है, C इक्विवेलेंट। तो फॉर्मूला जो मेरा वो क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट मुझे यहां निकालना है, ठीक है। कनेक्ट कर दिया सीरीज कनेक्शन में, दिस विल बी इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। C1 C2 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, C1 C2 मान लेते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू क्या आ गया? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा? C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2। तो अगर C इक्विवेलेंट यहां से निकलेगा तो C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू क्या आएगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये तो मैं यहां पुट करने वाला हूं C इक्विवेलेंट की जगह। और अब मैं V की बात करता हूं, तो V पहले 100 वोल्ट से चार्ज किया, फिर अनचार्ज आइडेंटिकल कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया इसको। दिस विल बी इक्वल टू V1 माइनस V2। तो मेरा जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा? E इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर फॉर्मूला? हाफ C इक्विवेलेंट दैट विल बी इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इनटू क्या होगा? V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। एनर्जी लॉस पता करनी है, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज ओवर हियर। अगर ये फॉर्मूला ड्राइव करना आ गया तो क्वेश्चन आसान हो गया, क्वेश्चन आसान सॉल्व हो जाएगा। चलो करते हैं। तो ये फॉर्मूला एनर्जी लॉस का फॉर्मूला है। C1 C2 की वैल्यू रखनी है, ठीक है, C1 C2 की वैल्यू हमें यहां पे रखनी है, ओके। यहां पे क्या बोल रखा है? V1 V2 0, V2 क्या? अनचार्ज कैपेसिटर, V1 कितना? 100 है, ठीक है। C1 C2 की वैल्यू हमें बोल रखी है, दैट इज ये क्या होगा? ये कुछ यूं है, ठीक। तो ये हो गया 1/2 इंटू 50 इंटू 50, दोनों की वैल्यू 50-50 है, ठीक है। पिको फैरेड में है, इंटू 10⁻² इंटू 10⁻², ठीक है, अपॉन C1 C2। तो 50 प्लस 50 इंटू 10⁻12, सॉरी 2 नहीं 12, ओके, 10⁻12 पिको, 1 पिको फैरेड इज इक्वल्स टू 10⁻12 फैरेड, ठीक है, ये होता है, ओके, ठीक है। वैल्यूज रख दी सारी, कितना आया? 125 नैनो जूल, है ना, और ये हमें निकालना था। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी 125। तो क्वेश्चन क्या दे रखा था बच्चों हमें? द हाइट ऑफ अ ट्रांसमिटिंग एंटीना एट द टॉप ऑफ अ टावर इज 25 मीटर, ठीक है। ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट यानी HT, ठीक है, कितनी? 25 मीटर है। एंड दैट ऑफ रिसीविंग एंटीना इज 49 मीटर, यानी HR कितना है? 49 मीटर, ठीक है। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम फॉर सेटिस्फैक्टरी कम्युनिकेशन इज LOS, दैट इज लाइन ऑफ साइट। कितना दे रखा है? LOS कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में? K/√5 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है। वैल्यू ऑफ K इज, तो मुझे क्या करना है बच्चों यहां पर कि पहले लाइन ऑफ साइट निकालनी है, निकालने के बाद कंपेयर करके K की वैल्यू यहां पर बतानी है। चलो ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 64 × 10⁻5 मीटर। कैलकुलेट अप टू द नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो LOS यहां पर LOS लाइन ऑफ साइट का फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज √2RHT प्लस √2RHR। ये फॉर्मूला लाइन ऑफ साइट का हम यहां यूज करेंगे, ठीक है। चलो यूज करते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लाइन ऑफ साइट, मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, ये यूज करा। कॉमन ले लिया, √2R को बाहर ले लिया, √HT प्लस √HR अंदर बच गया ब्रैकेट के। वैल्यू रख दी हमने। HT की वैल्यू कितनी थी? दैट वाज 25, ठीक है, 25 थी, और इसकी 49। अंडर रूट में 5 + 7 हो गया ये, और इसको सॉल्व किया पूरे को, तो हमारा जो LOS निकल के आ रहा है, लाइन ऑफ साइट निकल के आ रहा है, दैट इज 192√5 × 10⁻² मीटर। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं उसको, जो वैल्यू मुझे दे रखी थी, कितनी दे रखी थी? LOS इज इक्वल टू K √5 × 10⁻² मीटर दे रखी थी, ठीक है। इन दोनों कंपेयर करता हूं, K की वैल्यू कितनी आ रही है? 192। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी 192।
तो बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा था, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लार्ज टैंक, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ क्या है, लार्ज टैंक, बड़े टैंक का कितना दे रखा है, 0.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इट हैज अ नैरो ओपनिंग नियर द बॉटम, ठीक है, एक टैंक है बड़ा सा, लेट अस कंसीडर ये टैंक है, ठीक है, उसके कहां पर, नीचे, नीचे कहां लिखा है, इट हैज अ नैरो ओपनिंग नियर द बॉटम, बॉटम यहां पर कहीं, ठीक है, लेट अस कंसीडर यहां पर कहीं क्या है, नैरो ओपनिंग है, नैरो ओपनिंग है, ठीक है। तो इस लार्ज टैंक का एरिया कितना दे रखा है, दैट इज 0.5 मीटर स्क्वायर, और बॉटम नैरो ओपनिंग जो है उसकी बॉटम पे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना रखा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अ लोड ऑफ 25 kg इज अप्लाइड ऑन द वाटर, ठीक है, यहां पर पानी है, इस पे मैंने लोड अप्लाइड करा कितना, 25 kg का, मान लेते हैं ये 25 kg का लोड अप्लाई कर दिया यहां पर पानी पे, एट द टॉप इन द टैंक, ठीक है, निग्लेक्टिंग द स्पीड ऑफ वाटर इन द टैंक, निग्लेक्टिंग द स्पीड ऑफ वाटर इन द टैंक, द वेलोसिटी ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द ओपनिंग, ठीक है, कमिंग आउट ऑफ द ओपनिंग, द वेलोसिटी ऑफ द वाटर coming out of the opening at the time when the height of the water level in the tank is 40 सेंटीमीटर above the bottom, ठीक है, बॉटम से 40 सेंटीमीटर, बॉटम से 40 सेंटीमीटर होगी। तो मुझे क्या बताना है, velocity of the water coming out of the opening at the time when the height of the water level in the tank is 40 सेंटीमीटर above the bottom will be, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी, वो भी किसमें निकालनी, सेंटीमीटर पर सेकंड में, ठीक है, g = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मुझे दे रखा है। क्वेश्चन समझ में आ चुका है हमें, ठीक है। अब क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो चीजें हमें दिमाग में क्या क्या आएंगी, पहली चीज तो यहां पर इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है, 25 kg इसका मास दे रखा है, वेट लगेगा नीचे की तरफ, है ना, वेट लगेगा नीचे की तरफ, ओके। ऊपर से क्या लग रहा है, ऊपर से हमारी क्या लग रही है, P0 लग रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रही है, ठीक है, ये वेलोसिटी है जिससे पानी बाहर आ रहा है, ठीक है। मुझे स्पीड निकालनी है वाटर और वाटर इन द टैंक, वाटर इन द टैंक, ठीक है, बातें समझ में आ गई। चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों कुछ इस तरह का डायग्राम मैंने भी ड्रॉ करा था, ओपनिंग है यहां पर देखो, इसके 40 सेंटीमीटर ऊपर मुझे स्पीड ऑफ द वाटर निकालनी है, ठीक है। तो यहां पे क्या करा हमने, फॉर्मूला दैट विल गोइंग टू यूज इज P0 प्लस F/A प्लस रो GH हाइट की वजह से विल बी इक्वल टू P0 प्लस हाफ रो V स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज हम यहां पे करने वाले हैं, ठीक है। अब फोर्स यानी mg कितना 250, 25 किलो मास था इसका, ठीक है। तो mg दैट इज 25 × 10, ओके। P0 यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से लग रही है, ठीक है, ऊपर से लग रही है। रो GH दिस इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, है ना, कितनी ऊपर तक भरा हुआ है, ओके। P0 प्लस रो हाफ रो V स्क्वायर, इस फॉर्मूले का यूज हम यहां पे करने वाले हैं, वैल्यूज रखने वाले हैं। h इक्वल टू कितना दे रखा है, 40 × 10⁻² सेंटीमीटर में दे रखा है, a कितना है 0.5, ठीक है, 0.5 की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, टैंक की, टैंक के एरिया की, ओके। P0 प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ये क्या है, हाफ रो V स्क्वायर, ओके, दिस विल बी हाफ रो V स्क्वायर। तो P0 यहां से कट गया, ठीक है। फर्दर सॉल्व किया इसको तो कुछ 500 प्लस 1000, रो किसका है, पानी का, 1000 × 10 × 40/100, ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ × 1000 × V स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व किया, जो कर सकते थे उसको काट दिया, V कितना आ गया, दैट इज वेलोसिटी, स्पीड जो हम पता करना चाह रहे थे वो कितनी आ रही है, 3 मीटर पर सेकंड, पर आंसर चाहिए सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो दैट विल बी इक्वल टू 300 सेंटीमीटर पर सेकंड। दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी 300। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा था हमें, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 2 मीटर, पेंडुलम की लेंथ कितनी है, 2 मीटर है, ठीक है। एक पेंडुलम बना लेते हैं यहां पर, उसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर, ओके, 2 मीटर लेंथ, कंसिस्ट ऑफ अ वुडन बॉब ऑफ मास 50 ग्राम, यानी इस बॉब का मास कितना है, 50 ग्राम है, ठीक है, बॉब का मास कितना है, 50 ग्राम। अ बुलेट ऑफ मास 75 ग्राम इज फायर्ड टुवर्ड्स द स्टेशनरी बॉब, ठीक है। यहां पर एक बुलेट, ठीक है, बुलेट लिख देता हूं यहां पर, बुलेट को फायर करा गया, किस पे, बॉब पे, ओके, बॉब पे फायर करा गया। तो बुलेट का मास कितना है, 75 ग्राम, ठीक है, ओके। स्टेशनरी बॉब है, पहली कंडीशन ये हो गई। द बुलेट एमर्जेस आउट ऑफ द बॉब विद अ स्पीड V/3, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो बुलेट है वो कहां निकल गई, बाहर निकल गई, ठीक है, किससे, बॉब से टकरा के
बॉब की मास कितना था, 50 ग्राम था, ठीक है, बाहर निकल गई। बुलेट का मास कितना है, दैट इज 75 ग्राम, वही रहने वाला है, ठीक है, बाहर निकल गई। और स्पीड कितनी होगी इसकी, अभी स्पीड जिससे वो आ रही थी, तो इसको मैं v मान लेता हूं, ठीक है। दिस इज द स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वीबी बोल दिया, वीबी विल बी इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, v ले लिया, ठीक है। अब जब इमर्जेस आउट तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट अब क्या बन गई, v/3, v/3, क्लियर है, क्या होगी, v/3 होगी। एंड द बॉब जस्ट कंप्लीट्स द वर्टिकल सर्कल, ठीक है, टकराई, टकरा के बाहर निकल गई। अब जैसे टकराएगी तो इस पे फोर्स लगी, तो ये क्या करेगा, वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा, क्या करेगा, वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करेगा। अब देखो यहां पर लोएस्ट पोजीशन पे, ठीक है, लोएस्ट पोजीशन पे जो वेलोसिटी है VL क्या कितनी होती है, हमने पढ़ रखा है वर्टिकल सर्कल में, √5GR, क्या होती है, √5GR, है ना, √5GR होती है। यहां पर हम वही वेलोसिटी लेंगे, ठीक है। चलो, द वैल्यू ऑफ v इज, तो v की वैल्यू मुझे यहां पर निकालनी है मीटर पर सेकंड में, g दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप क्वेश्चन आसानी समझ में आ गया होगा कि अल्टीमेटली हमें करना क्या है, v की वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन में हमसे कहना क्या चाहते थे। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों हम लोग, कुछ इस तरह का डायग्राम हो गया। अब बात समझ में ये आ रही है कि भाई आई टकराई, बाहर निकल गई और वो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। मतलब यहां पे लॉजिक लगने वाला है कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का। दैट इज पी क्या होगा, पी इज इक्वल्स टू पी एफ, किसका लग रहा है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यहां पर लग रहा है। पी इज इक्वल्स टू पी एफ, यानी इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब देखो लोएस्ट पोर्शन की जो वेलोसिटी क्या है, √5GR, ठीक है, v/3 हो गई थी बुलेट की वेलोसिटी, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू कंसीडर ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, उसी से हमें काम है, ठीक है। तो यहां पे लगा दिया मैंने, क्या हो गया, m × v प्लस, अब पहले तो ये किस में था, स्टेशनरी पोजीशन पे था, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, है ना, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। और ये बुलेट की वेलोसिटी v मान ली थी और उसका मास कितना 75, 75 × v + 0 विल बी इक्वल टू, ये क्या है, मास ऑफ बॉब, ठीक है, मास ऑफ बॉब इनटू v। अब टकरा रही है तो बॉब क्या करेगा, वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा, ठीक है, विल बी इनटू √5GR + 75 × v/3, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं इसको ताकि समझ में आए। तो मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ बॉब, बड़ा B स्टैंड्स फॉर बॉब, ठीक है। एंड तो एक काम करते हैं हम लोग, u और v के टर्म्स में, जो कि हमारा बेसिकली होता है ub, और ये हो गया u बड़ा B, विल बी इक्वल टू क्या होगा, mb vb प्लस m बड़ा B और v बड़ा B, ठीक है। ये क्या है हमारा, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही बोलते हैं इसको हम लोग, फॉर्मूला, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर इस तरह डिनोट कर दिया ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो मास ऑफ बुलेट कितना, 75, वेलोसिटी ऑफ बुलेट शुरू में कितनी थी, v, और ये तो पूरा क्या हो गया, 0 हो गया ना बॉब का, तो शुरू में, है ना, 0 हो गया। फिर बात करी किसकी, हमने बॉब की बात करते हैं, तो बॉब की वेलोसिटी कितनी, 50, वेलोसिटी ऑफ बॉब नीचे लोएस्ट पोजीशन वर्टिकल सर्कल में कितनी है, 105GR, इनटू कर दिया। 75 बुलेट की मास था 75 ग्राम और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी, v/3। तो हमने वो सारी वैल्यूज को यहां पुट कर दिया। फर्दर जब इसको सॉल्व किया तो कुछ इस तरह का निकल के आया, 75 ब्रैकेट v - v/3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 50 √100, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व किया तो v यानी v की वैल्यू मुझे पता करनी थी, ठीक है, कितनी आ रही है, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी 10।